आप सभी की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। आप सभी को किए गए वादे के मुताबिक संपूर्ण एक वर्ष के करंट अफेयर्स के अद्यतन अंक के साथ मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूं। ये अपडेटेड करंट अफेयर्स है, 15 मई 2024 तक अद्यतन है। आप सभी की लंबी प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स आज के समय चाहे आईएएस का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, एमपीपीएससी का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, सीजीपीएससी का एग्जाम हो, एमपीपीएससी का एग्जाम हो, यूकेपीएससी का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी एक दिवसीय एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, पुलिस का हो, बैंकिंग का हो, सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। और पिछले 8 वर्षों से मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो की श्रृंखला लगातार लेकर के आ रहा हूं। एक मैगजीन की तरह हमेशा आपके परीक्षा के पहले करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो की श्रृंखला आप सभी के साथ होती है। ये वादा मैंने आपसे 8 साल पहले किया था और आज भी निभा रहा हूं, हमेशा आगे भी निभाता रहूंगा। जब जब आपका एग्जाम आएगा, आपके एग्जाम के पहले करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो जरूर आएगा। ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस था, ये प्रॉमिस है और ये रहेगा। केवल करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो तक बात सीमित नहीं है। अब मैं संपूर्ण जितने भी आपके समान अध्ययन के विषय हैं, चाहे वो भारत का इतिहास हो, चाहे भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, पर्यावरण हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान की विषय वस्तु हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो या कला एवं संस्कृति की विषय वस्तु या मुख्य परीक्षा के जितने भी टॉपिक है, चाहे वो इथिक्स हो, चाहे आपदा प्रबंधन हो या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, सोशल जस्टिस हो, साइंस एंड टेक है, सभी विषयों पर मास्टर वीडियो की श्रृंखला नए सिरे से लेकर के आ रहा हूं। इससे पहले मैंने मास्टर वीडियो सभी सब्जेक्ट पे आपको पढ़ाए हैं। साथ ही जो आपके राज्य विशेष है, जैसे उत्तर प्रदेश का पेपर 5, पेपर 6, इनके मास्टर वीडियो, बिहार का मास्टर वीडियो, उत्तराखंड का मास्टर वीडियो, झारखंड का मास्टर वीडियो, छत्तीसगढ़ का मास्टर वीडियो, राजस्थान का मास्टर वीडियो या भारत के सभी स्टेट के मास्टर वीडियो भी मैं आप सभी के लिए उपलब्ध कराऊंगा। अब मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। हर सप्ताह मास्टर वीडियो देने का मेरा आप सभी के लिए प्रॉमिस है। ये 15 मई 2024 तक अद्यतन करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो, इसमें बहुत कुछ है जो एक मैगजीन आप लोग पढ़ेंगे, वार्षिकांक पढ़ेंगे 1 साल का, ये करंट अफेयर्स का वार्षिकांक है। इसमें सब कुछ है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है, आर्थिक परिदृश्य है, यहां तक कि अंतरिम बजट मैंने 2024-25 वाला भी यहां पे इंक्लूड किया है जो इंपॉर्टेंट पक्ष हो सकते हैं। इसके बाद सूचकांक है, आपके खेल परिदृश्य है, पुरस्कार है, कुछ नियुक्तियां हैं, इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के टॉपिक हैं, पर्यावरण के टॉपिक हैं, जो भी करंट अफेयर्स में हो सकता है मास्टर वीडियो की श्रृंखला में आप सभी को मैं देता हूं, हमेशा देता चलाऊंगा। बस आप सभी से एक ही गुजारिश है, इस मास्टर वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाइए। मेरा एक टारगेट है, मेरा एक लक्ष्य है, हर वो बच्चा जिसके लिए शिक्षा बहुत कठिन है, जो चीजों को समझ नहीं पाता, जिसके अंदर डर बैठा हुआ है, जिसके अंदर एक घबराहट है, मैं उसके अंदर आत्मविश्वास भर दूं इस कंटेंट के माध्यम से। आप एक बार मेरे समान अध्ययन के मास्टर वीडियो देखिए, आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो की अलग प्लेलिस्ट बना दी है और मास्टर वीडियो सीरीज की एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, उसमें सारे जीएस के मास्टर वीडियो हैं। जो नए मास्टर वीडियो आएंगे वहीं पर अपडेट होते रहेंगे। सारे के सारे मास्टर वीडियो आपको वहां पे स्टेट स्पेशल से लेके करंट अफेयर से लेके सब कुछ मिल जाएंगे और करंट अफेयर्स की एक अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो ये मेरा एक प्रॉमिस है और इसी के साथ मैंने इंटायर वीडियो सीरीज भी आप लोग के लिए रखी है। वो डिजिटल बोर्ड पर है, ये व्हाइट बोर्ड पर है। व्हाइट बोर्ड का महत्व कभी भी खत्म नहीं होगा क्योंकि मास्टर वीडियो हमेशा आते रहेंगे। आज डिजिटल बोर्ड का जमाना है, लेकिन हम व्हाइट बोर्ड में ये कंटेंट लाते रहेंगे क्योंकि इसी के माध्यम से संभव है। और आप लोगों को देखिए, अब मेरे साथ सिर्फ 2 घंटे का समय देना है। इस 2 घंटे में मैं आपके मन के अंदर का एक डर खत्म करने जा रहा हूं एक सब्जेक्ट से। करंट अफेयर्स में मैंने बहुत काम किया है, आप सभी जानते हैं। करंट अफेयर्स पे पिछले साल से मैं पूरा लगातार आपकी क्लास ले रहा हूं, कंटिन्यूअस क्लास चली। इससे पहले लगातार 8 सालों से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। मास्टर वीडियो के अलावा भी जो क्लासेस हैं, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, पेड क्लासेस हैं, आईएएस और स्टेट पीसीएस के बैच हैं, आरओ के बैच हैं, सभी में नई करंट अफेयर्स में वहां पे पढ़ा रहा हूं। तो जो करंट अफेयर्स में मैंने काम किया है उसका एक विस्तृत अनुभव है मेरा, उसी अनुभव के आधार पर आपको मैं कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट पे जरूर दीजिएगा, है ना। और अब इत्मीनान से बैठ जाइएगा। अब आप लोग सेशन देखना शुरू कर चुके हैं, सेशन को स्किप नहीं करना है, इत्मीनान से 2 घंटे बैठ करके देखना है।
और एक बार इसको शेयर जरूर कर लीजिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा लीजिए, जो भी टेलीग्राम में आप जुड़े हुए हैं वहां पर पहुंचा दीजिए। इतना काम आपको मेरा छोटा सा करना है। यदि आप फेसबुक चलाते हैं वहां पर अपने स्टोरी पे लगाइए, अपने पोस्ट पे लगाइए, इंस्टाग्राम पे लगाइए, जहां भी आप इसे लगा सकते हो जरूर लगाइए। मुझे हर उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए जिसको इसकी जरूरत है, इस कंटेंट की। ठीक है, मास्टर वीडियो हमेशा निःशुल्क थे, हमेशा निःशुल्क रहेंगे, कभी भी ये पेड नहीं होंगे। पेड बैच में जो अभी आपको संस्थान के द्वारा ऐप अपडेट किया गया है, सभी छात्रों से मेरा आग्रह है कि आप लोग नया ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से अब आपका नया एप्लीकेशन है, वहां पर सारे कोर्सेज हैं। यदि आप आईएएस और स्टेट पीसीएस के कोर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको सारे कोर्स वहां पर मिल जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप की, संस्थान के कॉन्टेक्ट नंबर है। कभी भी कोई दिक्कत आती है, पढ़ाई से जुड़ी हुई समस्या है, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं रिवीजन बैच भी चला रहा हूं आप लोगों के लिए, बहुत सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज पर आपको इतनी बड़ी विषय वस्तु रिवीजन बैच के माध्यम से दे रहा हूं। एक बार रिवीजन बैच में जरूर जुड़िएगा, आपके ऐप में ही रिवीजन बैच आपको मिल जाएगा। इस पूरे जो ये आप बोर्ड है, बोर्ड की जो पीडीएफ है, इसका पूरा का पूरा पिक है, वो पिक भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरा आप सभी से आग्रह है, विनम्र आग्रह है। और समग्रता से पढ़िए आप मेरे साथ, डरना नहीं है, डरने से कुछ नहीं होगा। परीक्षा का स्वरूप चाहे जितना विस्तृत हो, हम मेहनत करेंगे। जब हम मेहनत करने को तैयार हैं तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, परीक्षा के हर टाइम पे आपके साथ खड़ा हूं। ठीक है, और मेरी प्रतिबद्धता आपके प्रति है, वो हमेशा रहेगी, कभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहले एक बार मैं आपको बोर्ड बता देता हूं, इस बोर्ड में मैंने क्या क्या लिखा है। इत्मीनान से बैठ जाइएगा, पेन कागज लेकर बैठ जाइएगा, जो चीजें आपको समझ में आए वो लिखते भी जाइएगा साथ साथ। ठीक है, ताकि आपका फोकस और डबल हो जाए। साथ में पेन रहता है, चीजें लिखते रहते हैं तो फोकस डबल हो जाता है। आप सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं मास्टर वीडियो का, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन 2 घंटे के अंदर इतना कंटेंट देने वाला हूं, इतना कंटेंट आपके दिमाग में बैठाने वाला हूं कि आपको जो पढ़ने में सालों लग जाते हैं वो कंटेंट आपको मिलने वाला है कम टाइम में, बहुत समरी टाइम पे। ठीक है, ये पूरा जिस्ट है करंट अफेयर्स का, एक पूरी की पूरी मैगजीन है जो आप पढ़ते हैं, इसको आपको देखना है। इससे पहले के जो करंट अफेयर्स हैं 1 से 2 एपिसोड, वो भी जरूर दे करके परीक्षा में जाइएगा। उसको आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वो करंट अफेयर्स। उससे क्या होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, चलिए एक बार अब मैं बोर्ड में बता देता हूं मैंने क्या क्या इसमें लिखा है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए हम क्या क्या पढ़ने वाले। पहले तो राष्ट्रीय परिदृश्य से कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो अभी हाल फिलहाल में घटी है। ठीक है, वो सारी हैं इसमें। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य बहुत सारी घटनाएं हैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ले रखी हैं। आर्थिक परिदृश्य, आपका अंतरिम बजट भी ले रखा है, इस बार सूचकांक भी ले रखा है। प्रमुख स्टैचू, इस समय बहुत सारे स्टैचू बने हैं देश में, है ना, तो मैंने देश के प्रमुख प्रतिमाएं ली हैं। और देश से बाहर भी यदि कोई प्रतिमाएं बनी, जैसे BR अम्बेडकर जी की बनी है, तो प्रतिमाएं भी मैंने आपको यहाँ पर मैं आपके लिए मैंने ली है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आर्थिक परिदृश्य के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विषय वस्तु है। समग्रता से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है। साइंस एंड टेक मैंने यहाँ पे कवर किया है, कई सारे टॉपिक आपके लिए हैं। और पर्यावरण परिदृश्य, पर्यावरण से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं करंट बेस, वो पूरा यहाँ पे ले रखा है मैंने। इसके बाद देखिए खेल परिदृश्य मैंने आपका ले रखा है, पुरस्कार आपके ले रखे हैं, नियुक्तियां आपके ले रखी हैं। ठीक है, यानी कि इसमें समअप होगा आपका सब कुछ, पूरा कंटेंट कंप्लीट होगा। बस इत्मीनान से बैठ करके इसको देखना है, एक बार देखना चालू करना है तो इसको बंद नहीं करना है, पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए सेशन शुरू करता हूं। देखिए हाल फिलहाल में आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय था वो था चुनावी बॉन्ड योजना। वहीं से मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दे दिया गया, और ये कब किया गया, 15 फरवरी 2024 को इस योजना को असंवैधानिक करार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब असंवैधानिक करार करने के पीछे के कई सारे कारण हैं। वैसे तो ये योजना राजनीतिक वित्त पोषण से जुड़ी हुई थी, वैसे तो ये योजना पारदर्शिता से जुड़ी हुई थी, क्योंकि अब जो चुनावी फंडिंग थी वो पूरा का पूरा चुनावी चंदा एक पारदर्शिता के माध्यम से
बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से आता, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां थी और उन खामियों के चलते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको इलीगल घोषित किया गया। आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 कई सारे संवैधानिक प्रावधानों का, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन भी था। ये इसमें पारदर्शिता का पूर्ण अभाव था और उसी के चलते इसको असंवैधानिक घोषित किया गया है। समानता के अधिकार का भी उल्लंघन था, क्योंकि इसमें जो कारपोरेट कंपनियां थी उनके वित्त पोषण को क्या कर दिया गया था, असीमित कर दिया गया था, अनलिमिटेड कर दिया गया था और पूरे के पूरे सिस्टम को अपारदर्शी कर दिया गया था। यानी कि जो भी चुनावी चंदा राजनीतिक पार्टी को प्राप्त हो रहा है और ना तो देने वाला बताएगा, चाहे वो कारपोरेट कंपनी हो चाहे कोई व्यक्तिगत व्यक्ति हो, उसकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी और राजनीतिक पार्टी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि उसको राजनीतिक चंदा कहां से प्राप्त हो रहा है। इन सब के चलते ये पूरी की पूरी योजना संवैधानिक हुई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण डेट है, तिथियां हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसलिए एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहली बात, 15 फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा यह कार्य किया गया। ठीक है, संविधान पीठ के द्वारा, इसको संविधान सम्मत नहीं पाया गया इस योजना को, तो संविधान पीठ के द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और साथ ही इस योजना को रद्द भी कर दिया गया। अब ये योजना रह नहीं गई। अच्छा, ये योजना आई कब थी, ये डेट भी याद रखिएगा, 2 जनवरी 2018 को ये योजना आई थी। आपकी कब आई थी, 2 जनवरी 2018 को, 2 जनवरी 2018 को ये योजना आई थी। और ये इसका अल्टीमेट गोल क्या था, इसके लिए जब ये योजना लाई गई तो एक वित्त विधेयक लाया गया था। इसका पूरा का पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया था और कई सारे अधिनियमों में संशोधन किए गए थे। तो एक फाइनेंस बिल लेकर के आया गया था और आरबीआई एक्ट 1934 और सेक्शन 31(3) में एक क्लॉज जोड़ा गया। सेक्शन 31 आरबीआई एक्ट 1934 है और आरबीआई एक्ट के अंतर्गत जो है 31(a) में जो है 31(3) जोड़ा गया, आपका 31(3) जोड़ा गया। उसके तहत चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर के आया गया 2018 में, इसको सूचित किया गया इस योजना को। ठीक है, उद्देश्य क्या था, राजनीतिक वित्त पोषण करना और पारदर्शिता लाना, दो उद्देश्य थे इसके, ट्रांसपेरेंसी और राजनीतिक वित्त पोषण। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, यहां पे इलीगल होने के पीछे की चीजों को क्रम से आपको समझना पड़ेगा। तो 2 डेटें यहां पे बताई, 15 फरवरी को ये असंवैधानिक घोषित कर दी गई, 2 फरवरी 2018 को ये योजना आई थी, 2024 में इसको इलीगल घोषित किया गया है। अब कई सारे संस्थाएं थी जब ये योजना आई, उसके आने के बाद जैसे एडीआर है आपका, है ना, और आपका कॉमन कॉज एक एनजीओ है, एडीआर है आपका, दूसरा जो है आपका कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, एक कई सारे राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि इस योजना में कई सारी खामियां हैं और ये योजना कहीं ना कहीं पे जो मतदाता के अधिकार हैं उनको खत्म करती है, सूचना के अधिकार को खत्म करती है और साथ ही समानता के अधिकार के ऊपर भी कुठाराघात है। उस सब कारणों से योजना आपकी पूरी की पूरी खत्म की गई थी। तो अल्टीमेट चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को जो भी वित्त पोषण प्राप्त होता था उसमें काले धन के प्रयोग को रोका जाए, ये अल्टीमेट इसका उद्देश्य था। उद्देश्य तो बड़ा शुद्ध था, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो खामियां थी, जो बदलाव किए गए थे, वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क के घेरे में थे। ठीक है, अब विधिक फ्रेमवर्क में क्या क्या किया गया, एक तो फाइनेंस बिल 2017 लेकर के आया गया था, इसके अंतर्गत आरबीआई एक्ट 1934 पे संशोधन किया गया। ठीक है, 31(3) जोड़ा गया आपका। इसके बाद जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इस पे भी बदलाव किया गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पे बदलाव किया गया। आयकर अधिनियम 1961 पे बदलाव किया गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री है आपका, तो उसमें भी बदलाव किया गया। कंपनी एक्ट 2013 में भी बदलाव किया गया। ये टोटल पर्टिकुलर 4 से 5 एक्ट में बदलाव किया गया। आरबीआई एक्ट में किया गया, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में किया गया, कंपनी एक्ट में किया गया, इनकम टैक्स के एक्ट में किया गया और फाइनेंस बिल के माध्यम से सारे के सारे प्रावधानों में बदलाव किए गए। ठीक है, अब चुनावी बॉन्ड है क्या, एक्चुअल में इसको समझने का प्रयास करिए। चुनावी बॉन्ड एक प्रोमिसरी नोट है, एक वचन पत्र है। जैसे कि आप देखते हैं ना, हम नोट यूज करते हैं ना, 100 की नोट, 200 की नोट, 500 की नोट, जो मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं में आप देखते हैं आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं और एक वचनबद्धता लिखी होती है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं। वचन पत्र में किसी का नाम नहीं लिखा होता। ठीक है, प्रोमिसरी नोट में ना तो इसमें किसी का देने वाले का नाम है ना तो लेने वाले का नाम है।
अच्छा, आरबीआई एक्ट की धारा 31 में परिवर्तन करके देखो, नोट जारी करने का राइट किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, फाइनेंस बिल 2017 के माध्यम से जो अमेंडमेंट लेकर आई उसके तहत ये पावर दे दी एसबीआई के पास कि भैया एसबीआई भी कोई प्रोमिसरी नोट चाहे तो ऐसा जारी कर सकता है। अच्छा, आरबीआई की भी आपत्तियां थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी पारदर्शिता ब्रेक की गई थी। मतलब इलेक्शन ऑफ जो चुनाव आयोग था उसके पास ये राइट था पहले कि वो चाहे तो जो भी चंदा किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्राप्त हो रहा है उसको जानकारी देनी पड़ेगी, नहीं तो उसको टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा उस पूरे के पूरे चंदे को। उसको भी खत्म कर दिया गया है ना। जो आपका जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 है उसमें संशोधन करके भैया अब इलेक्शन कमीशन को कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कई सारी चीजें अमेंडमेंट से ना खत्म की गई जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल घोषित किया। उस पर हम आते हैं पूरी तरीके से। तो सबसे पहली बात, इसका एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया, कई सारे अधिनियमों में संशोधन किया गया। अब चुनावी बॉन्ड क्या है? एक वचन पत्र है, वचन पत्र के रूप में धारित किया गया, लाइक अ नोट। जैसे आपके पास नोट होता है, यदि आपको चुनावी बॉन्ड चाहिए आप बैंक जाइए। अच्छा, इसके लिए एक अधिकृत बैंक रखा गया एसबीआई। पावर तो आरबीआई के पास होती है नोट जारी करने की, लेकिन वो पावर किस पे ट्रांसफर कर दी गई? एसबीआई पे, कि तुम चुनावी बॉन्ड जारी कर सकते हो। बस उसकी वैलिडिटी 15 दिन की रख दी गई कि भैया 15 दिन तक ही वैलिड रहेगा। 15 दिन में यदि इसको भुनाया किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं गया, यदि किसी व्यक्ति ने राजनीतिक खरीद तो लिया आपने चुनावी बॉन्ड और इसको भुनाया नहीं किसी ने 15 दिन के अंदर, तो वो कहां चला जाएगा? प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा चला जाएगा पूरा का पूरा। ये पैसा नॉन रिफंडेबल था। एक बार आप चुनावी बॉन्ड को खरीद लेंगे फिर आपका पैसा वापस नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा, वो प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा। या तो 15 दिन के अंदर राजनीतिक पार्टी अपने पास रख ले, तो कोई भी होगा जिसके पास भी आएगा 15 दिन के अंदर भुनाएगा जल्द से जल्द। ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो वचन पत्र के रूप में जारी किया गया। धारक के लिए एक बैंकिंग उपकरण है, एक बैंकिंग टूल्स है, ये एक चैनलाइज कर दिया गया, बैंकिंग के तहत इसको कर दिया गया। इसमें खरीदने वाले एवं प्राप्त करने वाले का नाम नहीं लिखा होता है। ठीक है, इसको कौन खरीद सकता है? भारत का कोई भी नागरिक खरीद सकता था, अब तो नहीं खरीद सकता, अब तो बंद हो गया ये। कारपोरेट निकाय कोई भी खरीद सकता था। ठीक है, अच्छा पहले क्या था? लिमिट थी कि कोई भी कारपोरेट निकाय अपने टोटल प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा नहीं खरीद सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया गया? कोई भी कितना भी खरीदे और कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं है उसको। पहले क्या था? अपनी जानकारी देनी पड़ेगी आपको, जब आईटीआर फाइल करोगे या टैक्स भरोगे, जो कुछ भी करोगे तो उसका प्रॉपर आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट था, है ना, हर एक कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, उस पे आपको बही खाता पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये पैसा कहां गया, किसके पास गया। लेकिन ये पूरी तरह से गोपनीय कर दिया गया, अब बताने की जरूरत नहीं है। आप ट्रांजैक्शन बता दो आपने राजनीतिक पार्टी को दिया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं होगा, बताया नहीं जाएगा। ठीक है, इसी गोपनीयता के चलते जो है आर्टिकल 19 का उल्लंघन माना गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल घोषित किया गया। और दूसरा क्या किया गया? अनलिमिटेड कर दिया गया, कोई भी कारपोरेट कितना भी चंदा दे सकता है ना। और ये अनलिमिटेड करने के कारण से आप खुद सोचो, भारत में अलग अलग कंपनियां हैं, कोई कंपनी है जो 500 करोड़ की टर्नओवर रखती है, कोई 1000 करोड़ वाली है, कोई 10,000 करोड़ वाली है, अलग अलग कंपनियां हैं ना। तो और कोई ऐसी है जिसका 1 करोड़ रुपए भी टर्नओवर है। तो ऐसे में तो भैया सब कोई जो 1000 करोड़ की कंपनी हो तो ज्यादा चंदा देगी ना, 1 करोड़ वाली तो कम चंदा देगी। तो आप खुद सोचिए इससे क्या हो रहा है? आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आपने कोई लिमिट ही नहीं बांध रखी है। और ऐसे में क्या हो सकता है? इसका दुरुपयोग हो सकता है। चंदा के बदले आप क्या कर सकते हैं? आप दूसरी पार्टी को लाभ दे सकते हैं। जो भी ज्यादा पार्टी देगी, जो भी ज्यादा चंदा देगा उसको राजनीतिक दल क्या करेंगे? लाभ देंगे। तो वो सब एक तरीके से, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पे ये भी एक आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना गया। तो किसी भी भारतीय नागरिक के द्वारा इसको खरीदा जा सकता था, कारपोरेट निकाय इसमें खरीद सकता था। चुनावी बॉन्ड 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य वर्ग के खरीदे जा सकते थे। मतलब देखो अभी अधिकतम हमारे पास नोट कितने की है? 500 की, लेकिन चुनावी बॉन्ड 1000 करोड़ रुपए मूल्य तक का भी था। ठीक है, एक करोड़, माफ करिए, 1000 नहीं 1 करोड़, माफ करिएगा, 1000 का खरीद सकते थे आप। जैसे आपको 2000 रुपए तो 1,000 के 2 ले लीजिए। ठीक है, ये एक तरीके की नोट ही है, बस ये मान लीजिए एक प्रोमिसरी नोट है जिसमें 15 दिन की वैलिडिटी है। बस इसमें कोई नाम नहीं लिखा, किसको आप दोगे उसका भी नाम नहीं लिखा है और जो खरीदने वाला है उसका भी नाम नहीं लिखा। बस आपको आरबीआई एसबीआई से खरीदना है, क्योंकि अधिसूचित बैंक किसको बनाया गया था? एसबीआई को। और जो है दे देना है किसी भी राजनीतिक पार्टी को और 15 दिन के अंदर वो भुना लेगी। ठीक है, तो 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए और
10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए तक के मूल वर्ग के जारी कर सकते थे। अवधि अधिकतम 15 दिन की थी, नॉन रिफंडेबल थे। अधिकृत बैंक इसमें एसबीआई को जारी किया गया था। एसबीआई अधिकृत बैंक था जो पूरा का पूरा चंदा, तभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि भैया पूरी लिस्ट जारी करो और निर्वाचन आयोग को दो, उसकी साइट में ये पूरा का पूरा लिस्ट आपका जारी किया जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय ने इसको, ये पूरी योजना को आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है मतदाताओं के सूचना के अधिकारों का उल्लंघन माना और साथ ही जो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना, क्योंकि जो है इसमें असीमित कारपोरेट वित्त पोषण को बढ़ावा दिया गया। तो इन सभी के उल्लंघन मानने के कारण से इसको पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दिया और एसबीआई को कहा कि भैया, पहले तो बोला था 6 मार्च तक आप इसको जारी कर दो। एसबीआई ने कहा नहीं 6 मार्च तक नहीं दे पाएंगे, हम तो जून में दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। एडीआर फिर तुरंत पहुंच गए, राजनीतिक पार्टी पहुंच गए कि ये तो आपके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। तो एसबीआई को अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 मार्च तक आप जो है दे दोगे। तो 12 मार्च का टाइम दिया था, ठीक है, कि 12 मार्च के अंदर अंदर आप पूरा लिस्ट जारी करिए। और इसके बाद खुलासा किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित करके निरस्त कर दिया गया और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो फाइल है। अच्छा, सबसे ज्यादा चुनावी फंडा किसको मिला? सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। देश की सबसे बड़ी पार्टी है वर्तमान में। कितना मिला? 6060 करोड़ रुपया, 6060 करोड़ रुपया ये मिला भारतीय जनता पार्टी को। इसके बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को मिला, ठीक है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ रुपए मिला। 1609 करोड़ रुपए आपका टीएमसी को मिला। इसके तृणमूल कांग्रेस जो आपकी है, कहां पर है ये? बंगाल की पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपए मिला। भारत राष्ट्र समिति है, इसको जो है आपका 1214 करोड़ रुपए मिला। इसके बाद जो है एक बीजेडी है, बीजू जनता दल, इसको 775 करोड़ रुपए मिला। लेकिन सबसे ज्यादा किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी को। दूसरे नंबर पे आपकी तृणमूल कांग्रेस है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, फिर भारत राष्ट्र समिति है और बीजेडी है। ये टोटल टॉप 5 है। सबसे ज्यादा देने वाली कौन थी? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सबसे ज्यादा चंदा इसने दिया। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया। इसके बाद मेघा इंजीनियरिंग के द्वारा 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा किसने दिया? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो ये लिस्ट जारी हुई तो पता चला कि किसने कितना चंदा दिया है। और अब ये तो पूरी की पूरी योजना आपकी गर्त में जा चुकी है, खत्म हो चुकी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुकी है। तो पहली महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपका चुनावी बॉन्ड योजना है। जो जरूरी पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अब अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत में चारों धाम का कॉन्सेप्ट है ना, और चारों धाम हमारे देश की सामाजिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही देश के टूरिज्म और पर्यटन को भी बढ़ाते हैं। अभी हाल ही में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। सुदर्शन सेतु कब किया गया? 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। और ये सुदर्शन सेतु आपका कहां बन रहा है? द्वारिका वाले क्षेत्र को जोड़ रहा है। द्वारिका भी आपका चारों धामों में एक धाम आता है, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। ये 4 धाम है आपके, भारतीय संस्कृति को जोड़ते हैं और पूरे भारत को एकजुट करते हैं। अब देखिए, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट को पूरा जोड़ते हैं आपके चारों धाम। तो ओखा गुजरात में एक जगह है, ओखा एक मुख्य तट है। तो यहां से एक बेट द्वारका द्वीप है, उसी पे द्वारका अवस्थित है। देखिए, पहले बेट द्वारका जो था एक द्वीप है, आइलैंड है, पहले जामनगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था। फिर सरकार के द्वारा बेट द्वारका को अलग से एक जिला बना दिया गया, ठीक है। बेट द्वारका को अलग से एक जिला बना दिया गया और इसको जोड़ने के लिए एक सेतु बना दिया गया, सुदर्शन सेतु नाम है इसका। तो यह सेतु ओखा मुख्य भूमि से बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2.32 किलोमीटर है। कितनी है? 2.32 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है, केबल से बना हुआ, केबलों के थ्रू आपका ये जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो यह सेतु ओखा मुख्य भूमि का बेट द्वारिका जोड़ से जोड़ता है, ठीक है, बेट द्वारिका द्वीप से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2.32 किलोमीटर है। देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है, 4 लेन का बना हुआ है। सुदर्शन सेतु तीर्थयात्रियों के आवागमन को सुगम बनाता है, ठीक है। और ये आपका देवभूमि द्वारिका को, मतलब वहां के टूरिज्म को बढ़ाएगा। देवभूमि द्वारिका में स्थित बेट द्वारिका द्वीप का को जो है
एक तरीके से ये मान के चलिए कि आपस में कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो बेट द्वारका द्वीप में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे समुद्र तट के लिए भी फेमस है आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुदर्शन सेतु का भी जो है बनाया गया, उद्घाटन किया गया है। ये द्वारका को ओखा से जोड़ता है। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। और ये भारत का सबसे बड़ा केबल आधारित ब्रिज है, केबल से बना हुआ है। जैसे यहाँ पे दिल्ली में भी आपका सिग्नेचर बिल है, सिग्नेचर बिल भी आपका केबलों से यमुना के ऊपर बना हुआ है, वैसे ही आपका जो है सुदर्शन सेतु बनाया गया है। ठीक है, अभी एक खबर और आपको याद रखना चाहिए। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी न्यावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है। एक और सेतु बनाया गया आपका अटल सेतु, जैसे सुदर्शन सेतु है वैसे बनाया गया अटल सेतु, इसका उद्घाटन किया गया। इसकी कुल लंबाई कितनी, 21.8 किलोमीटर, समंदर के ऊपर है 6.5 किलोमीटर। ठीक है, भारत का सबसे लंबा सेतु यही है, अटल सेतु। शिवड़ी को न्यावा सेवा से जोड़ता है आपका। ठीक है, विश्व में 12वें नंबर पे आता है ये सेतु। शिवड़ी को दक्षिणी मुंबई से प्रारंभ होता है, शिवड़ी एक जगह है दक्षिणी मुंबई में, वहां से प्रारंभ होता है, और न्यावा सेवा नवी मुंबई को ये जोड़ता है। किससे जोड़ता है, नवी मुंबई को जोड़ता है। वहां पे पास में चिरले गांव है, तो ये चिरले गांव मतलब चिरले गांव तक ये पूरा का पूरा आपका जुड़ता है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, अटल सेतु आपका बनाया गया है, 21.8 किलोमीटर की टोटल लंबाई है, भारत का सबसे लंबा सेतु है, और इसमें से 16.5 किलोमीटर आपका समंदर के ऊपर बना हुआ है। बड़ा शानदार खूबसूरत नजारा है आपका इसका, और ये विश्व का 12वां सबसे बड़ा सेतु है। मुंबई से प्रारंभ होता है, शिवड़ी से, दक्षिणी मुंबई से, और न्यावा सेवा नवी मुंबई के निकट चिरले गांव में ये आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, स्पष्ट है। 3 वो हो गए आपके करंट अफेयर्स, एक आपका चुनावी बॉन्ड हो गया, सुदर्शन सेतु हो गया, शिवड़ी से न्यावा सेवा, अटल सेतु हो गया। अब आगे चलते हैं। एक कार्यक्रम सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। बोइंग को आपको पता है, ये बड़े बड़े जो जहाज बनाती है बोइंग ही बनाती है आपकी, जितने भी यात्री जहाज होते हैं, फाइटर प्लेन्स वगैरह भी, मतलब ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है बोइंग। तो ये जितने यात्री विमान होते हैं, मालवाहक विमान होते हैं, बोइंग के द्वारा बनाए जाते हैं। तो अभी 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण करना, कि महिलाएं जो है किसमें आ सके, एविएशन सेक्टर पे आ सकें, और महिलाओं का सशक्तिकरण करना। यह कार्यक्रम देश भर में बालिकाओं और महिलाओं के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, गणित जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशलों को सीखने का अवसर प्रदान करेगा, ताकि मतलब महिलाएं एक तो पहली बात किस में आ सके, एविएशन क्षेत्र में आ सके, विमानन क्षेत्र में आ सके। मतलब इतना याद कर लो कि जो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम है ये विमानन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। अभी आप देखिए कुछ क्षेत्रों में तो पुरुषों का रेशियो सबसे ज्यादा है, पुरुष ही ज्यादा है वहां पे, महिलाओं को भी बड़ी मात्रा में वहां पे लाया जा सके, बालिकाओं और महिलाओं को भी लाया जा सके। साथ ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित जैसे क्षेत्रों में कौशलों को सीखने का मौका भी मिलेगा। साथ ही विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं का प्रवेश सुनिश्चित हो सके, इसलिए आपका बोइंग सुकन्या कार्यक्रम लाया गया। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। एक संस्था आपकी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसके द्वारा 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में भारत का धोरडो गांव एक गांव है। धोरडो गांव भारत का एक धोरडो गांव है, ठीक है, वो इसी में शामिल है। आपका 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में भारत का धोरडो गांव शामिल है। ये कच्छ के रण से में स्थित है। आपका ये धोरडो गांव कहां अवस्थित है? कच्छ के रण में। इसको अभी क्या सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में चुना गया, धोरडो गांव को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे वार्षिक रण उत्सव का आयोजन भी होता है, ठीक है, और इसमें काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के सांस्कृतिक उत्सव के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पारंपरिक कला, संगीत एवं शिल्प को प्रदर्शित किया जाता है इस पूरे के पूरे रण उत्सव में। तो धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया, ठीक है। इसके अलावा 2 गांव हो चुके हैं। इससे पहले सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है आपका चुना गया था पोचमपल्ली,
पोचमपल्ली तेलंगाना में है, 2021 में चुना गया था इसको। यहाँ पे साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली आपका तेलंगाना में पड़ता है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, सिल्क शहर के नाम से भी जाना जाता है पोचमपल्ली को। वर्ष 2023 में एक मांडला एक जगह है, मांडला एमपी में पड़ता है, इसको भी जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम में तहत इसको जोड़ा गया। ये मतलब सर्वश्रेष्ठ गांव का पर्यटन नहीं दिया, दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि अभी इसको जो है अपग्रेड कार्यक्रम में इसको जोड़ दिया गया। जिनको दर्जा नहीं मिलता, कुछ कमियां होती है, उनमें सुधार करना होता है, तो उसको अपग्रेड कार्यक्रम में डाल देते हैं। ठीक है, तो मांडला एमपी को अपग्रेड कार्यक्रम में डाल दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ में 2 गांव हो चुके हैं। पहला धोरडो को मिला है 2023 के लिए, और पोचमपल्ली को मिला है 2021 के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव धोरडो को सम्मिलित किया गया है। किसमें सम्मिलित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र UNWTO। ठीक है, UNWTO में के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है अंकोर वाट मंदिर। आप सभी को पता है कंबोडिया में एक बहुत बड़ा मंदिर है अंकोर वाट मंदिर, विश्व का 8वां अजूबा उसको घोषित किया गया है, विश्व का 8वां अजूबा। ठीक है, तो कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को जो है विश्व के 8वें अजूबों के अंतर्गत जो है क्या किया गया है, इसको सम्मिलित किया गया है। और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक खमेर साम्राज्य था, खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। देखिए ध्यान से सुनना है, आपको चीजें दिख नहीं रही है लेकिन मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, आपको ध्यान से सुनना है। मेरा टीचिंग स्किल है जो आपको जोड़ करके रखेगा लास्ट तक, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, आराम से चीजों को सुनते जाना है और एक एक चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। 1 से 2 बार रिवाइज और कर लोगे, इसको अगेन टू अगेन देखना है, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर को क्या किया गया है? आपका खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। यह मंदिर मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित है, ये मंदिर मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे यही काम आएगा आपको, यही वीडियो एग्जाम के टाइम पे आप इसको सुनिएगा लास्ट टाइम तक। ठीक है, ये आपको 3 से 4-5 बार जितना सुन लोगे उतना याद हो जाएगा। तो अभी अंकोर वाट मंदिर को क्या किया गया? विश्व के 8वें अजूबे के अंतर्गत एक इटली का पोम्पई शहर है, उसको रिप्लेस किया है इसने, उसकी जगह अंकोर वाट को लिया गया है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। यह मूलतः भगवान विष्णु का मंदिर था आपका, और अंकोर को यशोधरपुर के नाम से भी जानते हैं, इसका एक दूसरा नाम है यशोधरपुर। अंकोर वाट को यशोधरपुर के नाम से भी जाना जाता है। अंकोर कंबोडिया के एक जगह है सियम रीप प्रांत, कंबोडिया का एक जो है प्रांत है सियम रीप प्रांत, वहां पर अवस्थित है आपका ये। ठीक है, सियम रीप प्रांत में अवस्थित है। 1992 में यूनेस्को के द्वारा इसको जो है विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। विश्व का सबसे बड़े धार्मिक संरचना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कोई है तो अंकोर वाट का मंदिर है। दूसरा अभी न्यू जर्सी में बना है, अमेरिका में, वो अक्षरधाम मंदिर आपका बना है, तो दूसरा सबसे बड़ा है और ये आपका पहला सबसे बड़ा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1992 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना के तौर पे है। इसके बाद अब देखो टोटल जो हमारे 7 आपके अजूबे हैं, 7 अजूबे, 8वां तो आपका अंकोर वाट हो गया, कंबोडिया में है। ठीक है, अब बाकी के अजूबों के नाम देख लीजिए। ताजमहल भारत में है, एक पेट्रा शहर है जार्डन में पड़ता है, इसको भी जो है घोषित किया गया, पेट्रा शहर जार्डन। स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पड़ता है आपका। ठीक है, आपने देखा होगा भगवान ईसा मसीह की एक मूर्ति है, तो ये आपका काफी बड़ी मूर्ति बनाई गई है, स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। चिचेन इट्जा मैक्सिको में पड़ता है, चिचेन इट्जा। ठीक है, ये भी आपका अजूबों में आता है। माचू पिच्चू पेरू में पड़ता है। कोलेजियम आपका इटली में पड़ता है। ठीक है, कोलेजियम इटली में, और चीन की दीवार चाइना में है। ठीक है, ये आपके अन्य जो है ठीक है, ध्यान रखिएगा, अन्य आपके वो है अजूबे। अब आगे चलते हैं, अगला है राष्ट्रीय एक बहुत बड़ी योजना है जो कि इस बार के बजट में भी थी, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। ये मुफ्त बिजली को कॉन्सेप्ट लेकर के आई गई है और घरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सूर्य घर योजना। ठीक है,
तो मुफ्त बिजली की योजना है ये प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत देश में 1 करोड़ घरों के छत पर क्या बनाया जाएगा, सौर ऊर्जा को लगाया जाएगा, सौर ऊर्जा प्रणाली को लगाया जाएगा। इससे क्या होगा, उन घरों में एक तो उनकी एनर्जी तो पूरी हो जाएगी, वो सौर घर बन जाएंगे, और जो अतिरिक्त उनका बिजली बचेगा वो वापस ग्रिड में बेच करके 15 से 18,000 रुपए उनको वहां से मिलेगा भी, तो पैसा भी मिलेगा। तो इसके तहत क्या करना है, रूफटॉप में घरों की छतों पे क्या कर लगाना है, सौर ऊर्जा लगाना है, सौर ऊर्जा की स्थापना करना है, और सौर ऊर्जा प्रणाली से प्रत्येक माह 300 यूनिट तक की निःशुल्क बिजली प्राप्त कर पाएंगे। इसके तहत सरकार ने 75,021 करोड़ रुपए टोटल लगाए हैं। टोटल कितना पैसा आया बजट में, 75,021 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रूफटॉप सौर बिजली से प्राप्त निःशुल्क जो बिजली होगी, अधिशेष बिजली होगी, वो किसको भेज दिया जाएगा, डिस्कॉम को, जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनको भेज दिया जाएगा, और उससे बेचने से हर महीने जो है 15 से 18,000 रुपए तक की बचत होगी आपकी। ठीक है, तो इससे रोजगार सृजन भी बड़े स्तर पे होगा। आपको पता है कि जब विद्युत उत्पादन होगा तो आप सोचिए कि इससे क्या होगा, बड़े स्तर पर जो है जो लोग वेंडर होंगे, जो लोग इलेक्ट्रीशियन की दुकानें हैं, जो इसका इंस्टॉलेशन करेंगे, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हर जगह पे रोजगार सृजन भी होगा। तो इसमें लाखों का रोजगार सृजन भी इस योजना के तहत होगा। ठीक है, तो एक योजना आपकी ये हो गई। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना। अगली योजना आपकी जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक प्रधानमंत्री मत्स्य किसान संपदा सह योजना प्रारंभ की गई है। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन को प्रभावी बनाने के लिए आपकी ये योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दी गई है, और यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, उसके अंतर्गत ही आपकी योजना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ही आपकी योजना है। एक तो मुख्य योजना आपकी कौन सी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसी की सह योजना बनाई गई है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना आपकी लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को क्या बनाना, औपचारिक क्षेत्र बनाना, औपचारिक क्षेत्र बनाना, और मछली उद्योग जो मत्स्य पालन उद्योग है उसमें सूक्ष्म लघु उद्योगों का समर्थन देना, मतलब उसके अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर के साथ उसको जोड़ना। ठीक है, इसके अलावा सरकार का मुख्य उद्देश्य ब्लू रेवोल्यूशन को बढ़ाना और मत्स्य पालन को क्या करना, एक औपचारिक रूप प्रदान करना भारत में। और सूक्ष्म उद्यमों को सरकार क्या करेगी, इसके लिए एक डिजिटल फ्रेमवर्क बनाएगी, एक वेबसाइट, एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। जितने भी लोग 40 लाख से ज्यादा लोग जो इस कार्य में जुड़े हुए हैं, मछली पालन के कार्य में, उन सबका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, और एक औपचारिक सेक्टर के तौर पे इसको एस्टेब्लिशमेंट करने का पूरा प्रोग्राम है। तो 40 लाख छोटे बड़े सूक्ष्म उद्यम जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आपका बनाया जाएगा। तो यानी उनका पूरा डेटा एक जगह हो जाएगा, और सरकार के पास पूरी की पूरी जानकारी रहेगी, उनको जो भी मदद हो सकेगी सरकार इस योजना के तहत करेगी। तो एक इसको फॉर्मल सेक्टर में सरकार कन्वर्ट कर रही है, और इसलिए सरकार इस पे काफी पैसा खर्च कर चुकी है। अभी तक ब्लू रेवोल्यूशन के लिए 2015 से ही काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये प्रभावी तौर पे, और इसकी सह योजना अभी आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना आपकी आई है। तो कभी मेंस वगैरह में भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो एक योजना आपकी ये है। इसके अलावा सरकार के द्वारा एक स्वाति पोर्टल चालू किया गया है। स्वाति पोर्टल कब चालू किया गया, 11 फरवरी 2024 को। यह किस लिए चालू किया गया है, ताकि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की रुचि बढ़े, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में महिलाएं निकल के सामने आए। तो विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं की मतलब इसको जो है आपका ये आपका स्टार्ट किया गया नई दिल्ली में स्थित आपका इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी है, वहां पर ही स्वाति पोर्टल को एस्टैब्लिशमेंट किया गया। तो साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में, ठीक है, महिलाओं को और बालिकाओं को क्या किया जाए, उनकी रुचि बढ़ सके, उस पर उनको प्रशिक्षण दिया जा सके, उसके प्रति उनको जो है वो उससे जुड़ी हुई शिक्षा प्राप्त कर सके और अनुसंधान वगैरह से जुड़ सके। इसके लिए पूरा का पूरा स्वाति पोर्टल आपका चालू किया गया है। पूरा एक संवादात्मक पोर्टल है, इसमें दोनों जो है आप संवाद कर सकते हैं। साथ ही इसको पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान के द्वारा स्वाति पोर्टल आपका स्टार्ट किया गया है, महिलाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रुचि को बढ़ाने के लिए। ये कुछ राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़ी हुई चीजें थी। राष्ट्रीय परिदृश्य में अभी आगे चलेंगे।
देखिए अगला है, आपको पता है 22 जनवरी 2024 का दिन बहुत खास है भारत के लिए, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। आप सभी जानते हैं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह बड़े भव्य तरीके से 22 जनवरी 2024 को बनाया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही राम मंदिर को जो है संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया, और साथ ही जो है शिलान्यास इसका 5 अगस्त 2020 को हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का। ये अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है, अभी 1 से 2 साल इसको बनने में लगेंगे। लेकिन 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम के बाल रूप विग्रह का विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करवा दी गई। ठीक है, भगवान श्री राम के बाल रूप विग्रह का विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। इस अवसर पर कौन कौन उपस्थित था? यूपी की राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल। वैसे तो बहुत लोगों को बुलाया गया था, बहुत सारे वीआईपी थे, लेकिन गर्भगृह में कौन कौन था? गर्भगृह में यूपी की जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, आरएसएस के सर संघ संचालक श्री डॉक्टर मोहन भागवत जी थे, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष थे महंत नृत्य गोपाल दास। ये भी याद रखिएगा, शायद इनसे भी सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ ले। महंत नृत्य गोपाल दास ये भी आपके यहां पर उपस्थित थे। गर्भगृह में श्री रामलला की प्रतिमा जो है 18 जनवरी 2024 को स्थापित कर दी गई थी। उसकी प्राण प्रतिष्ठा कब करवाई गई? 22 जनवरी को। तो 22 जनवरी की डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बनाया किसने इस प्रतिमा को? अरुण योगीराज के द्वारा बनाए गए, कर्नाटक के अरुण योगीराज, इनके द्वारा बनाया गया। मंदिर का निर्माण जो है नागर शैली में किया गया है। मूर्ति का टोटल वजन 200 किलोग्राम की मूर्ति है। ठीक है, 2 कुंटल की मूर्ति है आपकी पूरी की पूरी, और कर्नाटक में ही वहीं पर जो है कृष्ण पत्थर के थ्रू इसको तराशा गया, बनाया गया। ये मूर्ति की जो ऊंचाई है 4.24 फीट की ऊंचाई है, जो एक बच्चे बालक की होती है। 5 वर्ष के बच्चे की प्रतिमा के तौर पे भगवान श्री राम की मूर्ति दिखाई गई है। यदि इंच में देखें तो 51 इंच। तो यदि इंच में क्वेश्चन आता है तो इंच में 51 इंच, और फीट में आता है तो 4.24 फीट। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। और प्रतिमा में 5 वर्ष की आयु के श्री रामलला की खड़ी मुद्रा में प्रतिमा दिखाई गई है। आधार जो नीचे आपका है उसमें कमल दिखाया गया, कमल में खड़े हैं आपके। ठीक है, तो श्री रामलला को कमल के फूल के आकार पर आधार पर खड़ी हुई मुद्रा पर हैं। प्रतिमा के दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। प्रतिमा जो आपकी है, प्रतिमा का स्वरूप मैं बता रहा हूं, उसके चारों तरफ भगवान श्री राम भी 10 अवतार के अंतर्गत आते हैं, तो विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया गया है। मूर्ति के ऊपरी हिस्से में भगवान सूर्य को दिखाया गया है, और दोनों तरफ जो है गोलाकार हिस्से में स्वास्तिक बना हुआ है, ओम बना हुआ है, चक्र बना हुआ है और गदा बना हुआ है। ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है, इससे बनाने के लिए देखो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सूर्यवंशी थे भगवान श्री राम, तो सूर्य की प्रतिमा ऊपर बनाई गई है। ठीक है, सबसे ऊपर, और उसके गोलाकार जो हिस्सा है उसमें स्वास्तिक, ओम, चक्र और गदा बनाया गया है। नीचे क्या बनाया गया है? एक तरफ हनुमान जी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ गरुड़ जी को दर्शाया गया है। ठीक है, हनुमान जी और गरुड़ जी दोनों बैठे हुए हैं। मंदिर की टोटल, यदि अब मंदिर में जाते हैं हम लोग, ये तो मूर्ति की बात हो गई। मंदिर की बात करें तो मंदिर की लंबाई 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है। 380 बाई 250 फीट का पूरा मंदिर है आपका। ये भव्य मंदिर है, नागर शैली में बनाया गया है। ऊंचाई इसकी 161 फीट है आपका। 3 मंजिला मंदिर है। हर वर्ष रामनवमी के दिन जो भगवान श्री राम का जन्म दिवस है उसमें सूर्य तिलक किया जाता है। इस बार भी सूर्य तिलक आपका हुआ था। ठीक है, तो उसमें ऑप्टिकल लेंस लगाए गए हैं। लेंस के माध्यम से 3री मंजिल से सीधा सूर्य के प्रकाश को भगवान श्री राम के ललाट पर जो है सूर्य तिलक किया गया है। इसके अलावा जो है 3 मंजिला मंदिर है, और टोटल 392 खंभे हैं यहाँ पे। 44 द्वार बनाए गए हैं, 44 द्वार बनाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और टोटल 5 मंडप है इसमें। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, ये आपके मंडप है इसमें। मंदिर का डिजाइन किसने किया है? चंद्रकांत सोमपुरा, ये नाम भी पूछ सकता है। मूर्ति तो अरुण योगीराज ने बनाया है, मंदिर चंद्रकांत सोमपुरा इसके मुख्य डिजाइनर हैं, और टाटा और एल&टी के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो एक कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में, तो टाटा और एल&टी मिलकर के इसको बना रही। तो ये भगवान श्री राम की मंदिर, मूर्ति, उन दोनों के बारे में विशिष्ट जानकारी है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहीं से आएंगे, एक बार इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला चलते हैं। 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की
अधिसूचना घोषित की। आप जानते हैं हल्दी एक बहुत ही गुणकारिक औषधि के तौर पे काम करती है, तो हल्दी और हल्दी से बने हुए उत्पादों का विकास करने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए, उसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप करने के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। और हल्दी के लाभों को ये बताएगा, सबको जागरूकता फैलाएगा, सब तक जानकारी देगा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, और साथ ही इसके निर्यात को प्रोत्साहन किया जाएगा। साथ ही हल्दी से बनने वाले नए उत्पादों का अनुसंधान और विकास भी किया जाएगा। और साथ ही आपका जो है 2030 तक हल्दी का निर्यात $1 बिलियन बनाने का उद्देश्य है। कितना? $1 बिलियन 2030 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड एक गठन किया गया है आपका। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी प्रतिमाएं हैं और आपको पता है कि प्रतिमाओं से क्वेश्चन 100% पूछ भी रहा है इस समय, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं मैंने एक साथ सारी प्रतिमाएं रख ली हैं। ठीक है, अभी एक प्रतिमा आपकी इस साल 2024 में आई है। देखो हमारे देश में, देश की आजादी में और आजादी के पहले जो हमारे देश के इतिहास है, उस इतिहास में बहुत सारे नायक हैं जिन नायकों के बारे में लोग जानते ही नहीं है। आपको गिने चुने कुछ नाम पता है ना, जो आप जानते हैं, जिनको बहुत हाईलाइट कर दिया गया है। लेकिन कुछ नायक ऐसे भी हैं जिनके बारे में आप कुछ जानते नहीं है। तो सरकार के द्वारा देश के वैभवशाली इतिहास को सब तक पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने एक इनिशिएटिव चालू किया है, मूर्तियों का निर्माण करना। ठीक है, और ये मूर्तियां विभिन्न जगहों पे बन रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनवाई जा रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन पे काम कर रही है। तो बड़े स्तर पे बनना भी चाहिए, बहुत जरूरी भी है, ताकि उनका जो है, उनका जो इतिहास है, उनकी जो एक विशेषताएं हैं, उनके से हमें अपने अतीत के गौरव से, हमारा संविधान ये बात कहता है कि हमारा जो अतीत का गौरव है उससे हमें गौरवान्वित होना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, और उससे जो लाभप्रद शिक्षाएं हमें प्राप्त हो उसको हमें आज के समय में अप्लाई करना चाहिए, और उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ दिया। आज ये राष्ट्र उन्हीं के कारण है। तो एक प्रतिमूर्ति बनाई गई, सौर्य की प्रतिमूर्ति। अब आप लोगों ने, मुश्किल है आपने नाम सुना होगा, इनका नाम है लचित बारकुफन। ठीक है, लचित बारकुफन। ठीक है, ये अहोम साम्राज्य से जुड़े हुए थे। अहोम साम्राज्य में जो शाही सेना थी उसके जनरल थे। ठीक है, और मुगल सेना को इन्होंने पराजित किया था औरंगजेब के टाइम पीरियड पे। तो ये आपकी जोरहाट एक जगह है असम में, वहां पर ये कांस्य प्रतिमा बनाई गई, सौर्य की प्रतिमूर्ति। तो सौर्य की प्रतिमूर्ति आपसे पूछा जाता है तो ये लचित बारकुफन की प्रतिमा है। ठीक है, अहोम साम्राज्य के शाही सेना के जनरल थे आपके। तो एक तो ये आपकी शौर्य की प्रतिमूर्ति है। इसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, और ये केवड़िया एक जगह है गुजरात में, सरदार सरोवर डैम है, वहीं पर नर्मदा के किनारे आपकी बनी है। ये भारत की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 फीट ऊंची प्रतिमा है आपकी, गुजरात में बनाई गई, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगली है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। देखो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 2 बनी है, लेकिन पहली वाली आप देख लो, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो बनी है ये श्री रामानुजाचार्य की बनी है। कहां बनी है? शमशाबाद हैदराबाद में, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य, शमशाबाद हैदराबाद। इसके बाद स्टैचू ऑफ बिलीफ बनाई गई है, भगवान शिव की मूर्ति है, राजस्थान में बनाई गई है, राजसमंद एक जगह है नाथ द्वारा में। इसका दूसरा नाम विश्वास स्वरूपम भी है। ठीक है, विश्वास स्वरूपम, क्या नाम है? विश्वास स्वरूपम। भगवान शिव की प्रतिमा है, राजस्थान के राजसमंद में नाथ द्वारा में बनाई गई, स्टैचू ऑफ बिलीफ। याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य। इसके बाद आगे चलते हैं, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये नाड प्रभु कैंपेगौड़ा, ये बंगलुरु में बनाई गई, एयरपोर्ट के पास। नाड प्रभु कैंपेगौड़ा बंगलुरु में बनाई गई आपकी स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इसके बाद एकात्मकता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ वननेस बोलते हैं इसको, ये आदि गुरु शंकराचार्य के लिए की बनाई गई है, स्टैचू ऑफ वननेस, इसको बोलते हैं एकात्मता की मूर्ति। ठीक है, तो एकात्मता की मूर्ति आपकी जो बनाई गई, स्टैचू ऑफ वननेस, श्री शंकराचार्य की बनाई गई आपकी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी बनाई कहां गई है? खंडवा जिले में एक जगह है पुनासा में, ये आपकी मध्य प्रदेश में बनाई गई है, स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है, और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहां बनाई गई है? बंगलुरु में, नाड प्रभु कैंपेगौड़ा की बनाई गई है। इसके बाद स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बी.आर. अंबेडकर की मूर्ति बनाई गई है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। अच्छा, आप लोगों को पता है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति बी.आर. अंबेडकर जी की बनाई गई है।
ठीक है, बाबा साहब की बनाई गई है मूर्ति और ये आपकी बनाई गई है तेलंगाना में। मैं एक बार इसके बारे में भी बता दूंगा आपको, पहले एक बार इसको समझिए। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसकी बनाई गई है? B.R. अम्बेडकर जी की, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। फिर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये भारत के बाहर बनी है। एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तो आपकी जो है रामानुजाचार्य की है, दूसरी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भारत के बाहर बनाई गई है मेरीलैंड USA में। ये भी B.R. अम्बेडकर की बनाई गई है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। कहां बनाई गई? मेरीलैंड, ठीक है, मेरीलैंड में बनाई गई है। ये अमेरिका में है आपका, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ये प्रतिमा आपकी बनाई गई है। अच्छा, ये प्रतिमा जो बनाई गई है आपकी, ये भारत के बाहर विश्व में बाबा साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है, स्टैचू ऑफ जो है इक्वालिटी, ठीक है। ये 4 अक्टूबर 2023 को मेरीलैंड USA में B.R. अम्बेडकर की 19 फीट की प्रतिमा आपकी बनाई गई है। ज्यादा बड़ी प्रतिमा नहीं है, लेकिन यह प्रतिमा जो बनाई गई है, ये आपकी तेलंगाना में एक प्रतिमा बनाई गई है, 175 फीट ऊंची है। तेलंगाना में 175 फीट ऊंची प्रतिमा है। उस प्रतिमा की रेप्लिका है आपकी, ये उसकी एक कॉपी आपकी ये बनाई गई है, ठीक है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो तेलंगाना में अवस्थित है, ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री क्या नाम है इनका? चंद्रशेखर राव, इनके द्वारा हैदराबाद तेलंगाना में B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो B.R. अम्बेडकर जी की है। पहली सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना है। और स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस तो आपकी विजयवाड़ा में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपकी कहां अवस्थित है? जो है मेरीलैंड USA में, ठीक है। अब एक यहां पे और ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज भी बनाई गई है। ये भी B.R. अम्बेडकर की है, महाराष्ट्र के लातूर में। सबसे ज्यादा प्रतिमा आप देखिए, स्टैचू ऑफ, ये आपकी किसकी है? ये भी B.R. अम्बेडकर जी की। 3 प्रतिमाएं बता दी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी मेरीलैंड में बनी है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में बनी है। इसके बाद एक आपकी तेलंगाना में बनी है, ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी की आपकी स्टैचू बनी है, स्टैचू B.R. अम्बेडकर जी का बना है। और एक आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज बना है, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित है। 70 फुट ऊंची आपकी B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ आपकी प्रमुख आपकी स्टैचू हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं सारे आपके बता दिया, ठीक है। सारे के सारे मुख्य हमने सारे डिस्कस कर लिए, प्रमुख स्टैचू आपके हमने देख लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की तरफ। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के बाद में अर्थव्यवस्था की तरफ आऊंगा। अंतरिम बजट भी देखेंगे, सूचकांक भी देखेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी भी देखेंगे, पर्यावरण भी देखेंगे, खेल परिदृश्य, पुरस्कार और नियुक्तियां भी काफी कंटेंट है। आराम से देखो, इत्मीनान से आपको बस देखते जाना है, डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूं, सब याद हो जाएगा, घबराना नहीं है। 1 से 2 बार आप इसको रिवाइज करोगे, सब याद हो जाएगा। अब चलते हैं, देखो अभी 19वां नैम शिखर सम्मेलन हुआ था। नैम मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन चालू हुआ था शीतकाल के टाइम पीरियड पे 1961 में जो है आपका, तो उसका अभी भी ये मंच आपका है। देखो यूनाइटेड नेशन के बाद ये सबसे बड़ा मंच है आपका नैम का। तो इसका 19वां शिखर सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 19 से 20 जनवरी 2024 को। कहां हुआ था? कंपाला, युगांडा में। युगांडा में इसका आयोजन हुआ था। केंद्रीय विषय इसका है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में नैम का मतलब समझिए, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं नैम से, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का आपका कंपाला, युगांडा में आयोजन हुआ था। केंद्रीय विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया था। इसमें कौन गए थे? हमारे विदेश मंत्री गए थे, S जयशंकर साहब। इसमें टोटल कितनी सदस्य संख्या है? 121 लोग, 121 देश इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जब कोल्ड वार हुआ था तो कोल्ड वार से पहले द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद विश्व 2 धड़ों में बंट गया। एक धड़ा पूंजीवादी देश यानी अमेरिका के लीडरशिप में, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं USSR के लीडर में, रूस के नेतृत्व में USSR सोवियत संघ बना था। और कुछ देश जो नवजात थे, जो अभी ही जिनका जन्म हुआ था, तो उन देशों के द्वारा क्या किया गया था? उन देशों के द्वारा जो है एक नॉन गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था, ठीक है। तो इसका अभी जो है वार्षिक सम्मेलन 19वां नैम शिखर सम्मेलन आपका हुआ है। कहां पे हुआ है आपका? युगांडा में, ठीक है। युगांडा की राजधानी कंपाला, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और वर्ष 2024 से 2027 तक युगांडा ही इसका अध्यक्ष रहेगा। नैम के अध्यक्ष युगांडा के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम है योवेरी कगुटा मुसेवेनी, ठीक है। ये इसके अध्यक्ष थे, युगांडा के राष्ट्रपति है।
अगला चलते हैं 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन पर्थ में हुआ था। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसका विषय था स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इसमें भी उपस्थित हुए थे। ठीक है, विदेश मंत्री जयशंकर साहब इसमें गए थे और इसके उद्घाटन में थे। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। दूसरा, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक हुई थी। यह बैठक का आयोजन कहां हुआ? दावोस में, स्विट्जरलैंड में। इसका विषय था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, तो भारत भी इस बैठक में रहा आपका, और इस बैठक में जो है भारत ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वालिटी, एक जो है आपका ये एक अलायंस बनाया गया, ग्लोबल गुड जेंडर इक्वालिटी जो है आपका ये पूरा का पूरा एक अलायंस भारत के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, इसके बाद 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन, इसका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। आपको पता है कर्नाटक में कौवा बहुत ज्यादा होता है, तो एक ही आपका सम्मेलन है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहां हुई थी? दावोस, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। आगे चलते हैं। देखो, आप सभी जानते हैं 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था आपका। तो G20 शिखर सम्मेलन का जो अध्यक्षता कर रहा था भारत ही कर रहा था। तो भारत के द्वारा जो है ये आपका शिखर सम्मेलन हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में, और इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। G20 में इस बार नया सदस्य भी जुड़ चुका है। अब ये G21 बन चुका है, अफ्रीकी यूनियन इसका हिस्सा बन चुका है। इसमें भारतीय शेरपा अभिकान दास थे, और G20 की पहली शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में हुई थी। इससे पहले वाला G20 17वां G20 इंडोनेशिया में हुआ था, और अगला जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन है, अब G21 हो जाएगा, ये ब्राजील में होगा। यानी अगले अब 2024 वाला ब्राजील में होने वाला है। ठीक है, तो भारत में हुआ था 18वां G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला चलते हैं। एक रिपोर्ट है आपकी अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां। ठीक है, 11 मार्च 2024 को ये रिपोर्ट आई, और ये रिपोर्ट किसने जारी किया? सिप्री के द्वारा जारी किया गया। एक संस्था है आपकी सिप्री, स्टॉकहोम्स अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, इसी को हम सिप्री बोलते हैं, SIPRI। ठीक है, तो इसके द्वारा बताया गया ये आपका जो संघर्ष हो रहे हैं, लगातार शस्त्रीकरण हो रहा है, लगातार युद्ध हो रहे हैं, उन सबको लेकर के शस्त्र नियंत्रण की दिशा में, निशस्त्रीकरण के संदर्भ में, इन सभी को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है आपका। ठीक है, तो इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2023 इसके द्वारा जारी की गई। अब इसमें क्या क्या चीजें बताई गई? पहली बात, शस्त्रों के सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले देशों में से कौन सा है? सबसे ज्यादा निर्यात करता है अमेरिका। कितना? 42% अकेले निर्यात कर रहा है। तो सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश अमेरिका है, दूसरे नंबर पे फ्रांस है, तीसरे नंबर पे रूस है, चौथे नंबर पे चीन है, पांचवें नंबर पे जर्मनी। ये सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं पूरे विश्व को, और इसीलिए देखेंगे हमेशा कोई भी युद्ध होगा अमेरिका उसमें जरूर आके खड़ा हो जाएगा। अमेरिका नहीं चाहता कोई युद्ध रुके, क्यों? उसका व्यापार चल रहा है, किसका? शस्त्रों का व्यापार चल रहा है, इसलिए वो संघर्ष चाहता है पूरे विश्व में। एशिया में संघर्ष हो रहे हैं, यूरोप में संघर्ष हो रहे हैं, उन संघर्षों को ये क्या देता रहता है, क्योंकि इसको पता है हथियार बिकने बंद हो जाएंगे। दूसरा जो है, ये तो शस्त्रीकरण पे आपकी वो हो गई। दूसरा, प्रमुख आयातक देश कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा खरीदने वाले देश कौन से हैं? तो सबसे पहले हम ही है, सबसे ज्यादा बड़ा खरीदार भारत है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पे कतर है, चौथे नंबर पे यूक्रेन है, पांचवें नंबर पे पाकिस्तान है। इस बीच में यूक्रेन ने बहुत खरीदा है। यूक्रेन ने मतलब अब युद्ध चल रहा है तो खरीदेगा ही। तो सबसे ज्यादा बेचने वाला अमेरिका है, सबसे ज्यादा खरीदने वाला भारत है। अच्छा, हम क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दो न्यूक्लियर कंट्री बैठी हुई हैं। लेकिन देखा जाए तो भारत का पहले से अभी आयात थोड़ा हमने कम किया। क्यों? क्योंकि अब डिफेंस सेक्टर में हम खुद अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अभी हमने ब्रह्मोस मिसाइल जो है फिलीपींस को दी है, तो भारत भी फिलीपींस को अभी एक्सपोर्ट कर रहा है ना, भारत भी बेचना चालू कर चुका है। भारत के शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश कौन कौन से? भारत सबसे ज्यादा कहां से लेता है? तो भारत सबसे ज्यादा रूस से लेता है, फिर फ्रांस से लेता है, फिर अमेरिका से लेता है। ठीक है, अमेरिका विश्व को सबसे ज्यादा देता है, लेकिन भारत क्या नंबर 1 में रशिया, फिर आपका जो है फ्रांस, फिर अमेरिका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, भारत के शीर्ष। और जो सिप्री की आपकी रिपोर्ट थी उसमें सबसे ज्यादा सेना में व्यय करने वाला देश अमेरिका है, सबसे ज्यादा है। भारत चौथे नंबर पे सेना में व्यय करने वाले देशों में।
ठीक है, भारत चौथे नंबर पे सेना में व्यय करने वाले देशों में। ठीक है, तो एक आपको यह ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति रिपोर्ट 2023 सिप्री के द्वारा जारी की गई। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम्स अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। अगला चलते हैं, अभी आपको पता है भारत में भी आने वाले समय में जल्दी हम बुलेट ट्रेन देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय लग रहा है उसमें। लेकिन दक्षिण एशिया की पहली बुलेट ट्रेन आ चुकी है और ये आ चुकी है इंडोनेशिया में। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा दक्षिण एशिया की पहली हाई स्पीड रेल का जो है क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया, अनावरण किया गया है। दक्षिण एशिया की पहली हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया और इसका नाम दिया गया बूश। ठीक है, बुलेट ट्रेन का नाम क्या है, बूश। बुलेट ट्रेन का नाम क्या दिया गया है, बूश, ध्यान रखिएगा। तो पहली दक्षिण एशिया की पहली हाई स्पीड रेल आपकी आ चुकी है बूश। इस परियोजना को मुख्य रूप से चीन के द्वारा वित्त पोषित किया गया, चाइना ने आपका इसको बनाया है। भारत की जो बुलेट ट्रेन परियोजना है उसको जापान बना रहा है। ठीक है, तो यह रेलो परियोजना जो है जकार्ता के पश्चिमी जावा प्रांत को ये बाडुंग से जोड़ेगी। ठीक है, जावा को जोड़ेगी, किससे, बाडुंग शहर से जोड़ेगी आपकी। ठीक है, तो ये आपकी पहली बुलेट ट्रेन परियोजना। बुलेट ट्रेनें लगभग आप औसतन मान लो 400, 500, 600 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार में चलती हैं, सबसे हाई स्पीड रेल ट्रेन होती हैं आपकी। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में कुछ पक्ष थे। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा हम आर्थिक परिदृश्य में, एक बार आर्थिक परिदृश्य के कुछ पक्ष देख लेते हैं। अभी आपको मैं बता दूं, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान कर दी गई है। ठीक है, कि अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई दी जा सकती है, 100%, जिसमें से 74% एफडीआई उपग्रहों के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जो सैटेलाइट्स होती हैं उनके निर्माण करने के लिए 74% स्वचालित मार्ग से। ठीक है, और मतलब जो उपग्रह बनाती हैं और उसका प्रचालन करती हैं। 49% आपका प्रक्षेपण यान और उनके संबंधित प्रणालियों को लेकर के, और 100% उपग्रह आपके जो आपका उपग्रहों का जो, जैसे उपग्रहों के जो सामान होते हैं ना, उसके जो पार्ट होते हैं उनको बनाने के लिए, उपग्रह, ग्राउंड सेगमेंट और उससे जुड़े हुए जितने भी घटक हैं उन सब के लिए 100%। तो 100% जो एफडीआई दी गई है वो सैटेलाइट्स के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं ना उनको लेकर के बनाने के लिए 100% एफडीआई आपकी, यानी कि अंतरिक्ष क्षेत्र में अब 100% एफडीआई की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, पहली चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा, 7 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक योजना लाई गई, उन्नति योजना। उन्नति योजना कहां के लिए है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए है। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024, नॉर्थ ईस्ट का औद्योगिकरण किया जाए, नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, वहां पे रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर एक महत्वाकांक्षी योजना लाई गई है आपकी, जो 2024 से लेकर 2034 तक रहेगी, यानी 10 साल पूरी की पूरी योजना आपकी संचालित होगी। तो उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 को मंजूरी दी गई है। ये योजना 9 मार्च 2024 से लागू हो चुकी है और 8 मार्च 2034 तक रहेगी आपकी, मतलब 10 साल तक। इसका नाम क्या है, उन्नति योजना। उद्देश्य क्या है, नॉर्थ ईस्ट में रोजगार पैदा करना। ठीक है, और इस क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास करना, उत्तर पूर्व के राज्यों में उद्योगों का विकास करना, विनिर्माण में इनको बढ़ावा देना, उत्पादक आर्थिक गतिविधियों का निर्माण करना। ठीक है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है ये योजना आपका। ठीक है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है और इसकी नोडल एजेंसी बनाई गई है पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम लिमिटेड को। ठीक है, पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम लिमिटेड इसकी नोडल एजेंसी बनाई गई है। बाकी मंत्रालय कौन सा है आपका, जो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा ये आपका चल रहा है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा ये आपका पूरा का पूरा चलाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्नति योजना लाई गई है। नॉर्थ ईस्ट का औद्योगिकरण करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना और नॉर्थ ईस्ट में व्यापार, रोजगार सृजन और ये सारे काम करना। ठीक है, अभी देखिए हर 2 महीने में आपकी मौद्रिक नीति आती है। ठीक है, हर 2 महीने में मौद्रिक नीति जारी की जाती है। तो अभी मई 2024 में 1 मई 2024 में जो आपकी हमारे आरबीआई की गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, है ना, उनकी अध्यक्षता में मौद्रिक नीति कमेटी बनाई गई है। वो आपकी मिल करके मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी आपकी जारी की जाती है, ताकि देखो देश में महंगाई को कम करना, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी एक आपका जो है क्वालिटेटिव टूल्स है, वो क्वांटिटेटिव टूल्स है, मात्रात्मक आपका जो है उपकरण है। बाकी गुणात्मक उपकरण अलग होते हैं आपके। तो
आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में जारी की जाती है। मई 2024 के हिसाब से देश का सीआरआर कितना है 4.5%, एसएलआर कितना है 18%, बैंक दर कितनी है 6.75%। अब आपको सीआरआर एसएलआर ये सब चीजें ऑनलाइन बैच में डिटेल से पढ़ाई है, या मास्टर वीडियो देख लेना इकोनॉमी का, ठीक है, वहां पे मैंने मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छे से पढ़ाई है। तो मई 2024 में सीआरआर 4.5%, एसएलआर 18% और बैंक दर आपकी कितनी है 6.75%। रेपो दर कितनी है 6.5% आपकी। रिवर्स रेपो दर कितनी है 3.35% और एमएसएफ कितना है 6.75%। फिर से एक बार देखिएगा, सीआरआर कितना है 4.5%, एसएलआर कितना है 18%, बैंक दर कितना है 6.75%, रेपो दर कितना है 6.5% और रिवर्स रेपो दर कितना है 3.35% और एमएसएफ कितना है 6.75%। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपके जो मतलब आपके क्वालिटेटिव टूल्स हैं जिनके माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो है इन्फ्लेशन के लिए आरबीआई इनको घटाता बढ़ाता है। हर बैंक को लेकर के लागू होता है कि बैंक को 4.5% टोटल पैसा आपका कैश में रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, कुछ पैसा एसएलआर में 18% रखा जा सकता है और बाकी ब्याज दर है। अल्पावधि ब्याज दर आपकी रेपो रेट है 6.5% है। यदि आरबीआई कोई बैंक आरबीआई से पैसा लेता है तो 6.5% अल्पावधि ब्याज दर 15 दिनों के लिए पैसा मिलता है। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है, आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है, ये आपका 3.35% है, एमएसएफ आपका 6.75% है। तो ये आपके जो शेड्यूल वाणिज्यिक बैंक है उन सबके लिए लागू होता है आपका ये पूरा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है मॉनेटरी पॉलिसी। अभी 4 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट जारी की गई 2024 के लिए कि विश्व की स्थिति क्या रहने वाली है, विश्व की ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है, विश्व की जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या होने वाली है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट की यदि बात करें तो भारत का जीडीपी कितना आपका ग्रो करेगा 2024 की यदि आप बात करें तो भारत का जीडीपी का ग्रोथ रेट है कितना 6.2%। कितना है 6.2%। अमेरिका का कितना है 1.4%। तो भारत का ग्रोथ रेट 6% से ऊपर है, 6.2% भारत का 2024 में, अमेरिका का 1.4% और चाइना का जितना है 4.7% चाइना का है, 2024 का डेटा है। और 2025 में भारत का कितना होगा 6.6%। तो एक रिपोर्ट आई आपकी किसकी, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी जारी की गई है। भारत की 2024 में 6.2% ग्रोथ रेट और 2025 में 6.6% ग्रोथ रेट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। अच्छा, जो ये मौद्रिक नीति आपकी जारी की गई है आरबीआई के द्वारा भी ये बताया गया कि भारत की जो 2024 के लिए भारत की जो वास्तविक जीडीपी की वृद्धि होगी, आरबीआई ने कहा कि लगभग 7% के आसपास अनुमानित है। तो आरबीआई के द्वारा इसको 7% बोला गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा अंतरिम बजट 2024-25 देख लेते हैं। देखिए, जब भी चुनाव होता है तो सरकार पूर्ण बजट लेकर नहीं आती। पूर्ण बजट कब आता है, जब सरकार जो है आपकी चुनाव इरा में नहीं होती है। अभी जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव है तो चुनाव के टाइम पीरियड पे पूर्ण बजट न लाके अंतरिम बजट लाया जाता है, क्योंकि फिर चुनाव के बाद फिर नई सरकार बनती है तो नई सरकार पूर्ण बजट लाती है और इकोनॉमिक सर्वे आता है, दोनों चीजें आती हैं। इस बार अंतरिम बजट आया है और अंतरिम बजट में कोई बड़ी योजना नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है क्योंकि चुनाव को मैनिपुलेट ना किया जा सके। ठीक है, तो सरकार के द्वारा अंतरिम बजट लाया गया। इसमें सरकार ने अपनी पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों का वर्णन किया है। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी स्कीम नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, बस ये है कि बजट में जो राजस्व भाग और पूंजी भाग होता है, आय और व्यय की पूरा का पूरा विवरण है, किस क्षेत्र में कितना सरकार खर्च करेगी, कहां पे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो चलिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये 4 मंत्र हैं इसमें। ठीक है, का संपूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोण के साथ संसद में 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024-25 आपका पेश किया गया। फिर से एक बार देखिएगा, यानी जो बजट होता है आगामी वर्ष का आय और व्यय का विवरण होता है। ठीक है, अभी देखिए जुलाई में आपका हो सकता है पूर्ण बजट आ जाए, आमतौर पे पूर्ण बजट आएगा, तब पूर्ण बजट अगले मास्टर वीडियो में देख लेंगे। तो 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये 4 शब्द आप याद रखिएगा। बजट का कुल आकार कितना था 47.66 लाख करोड़ रुपया।
टोटल कितना था 47.66 लाख करोड़ रुपए, यानी हमारे देश में शून्य बजट होता है, जितनी आय होती है उतना ही व्यय होता है। 47.66 लाख रुपए हम खर्च करेंगे, ये हमारा टोटल खर्चा भी है। ठीक है, तो बजट का आकार कितना है 47.66 लाख करोड़ रुपया। बजट का अनुमान 2024-25 की उधारी के अतिरिक्त, यदि उधार हटा दें तो टोटल पैसा कितना प्राप्त हो रहा है हमें 30.8 लाख करोड़ रुपया हमें प्राप्त हो रहा है। व्यय तो हम पूरा कर देंगे 47.66 लाख रुपया। यानी कि देखो सरकार क्या करती है, जो प्राप्ति होता है, अब वो प्राप्ति यदि कम हुआ, व्यय से कम हुआ, तो सरकार उधार में पैसा लेती है। तो जो राजस्व से प्राप्ति हो रही है हमें, वो 30.8 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हो रहा है, यानी कि घाटा भी है। कितना घाटा है 16,85,494 करोड़ रुपए का घाटा है, मतलब ये उधार में पैसा सरकार ने ले रखा है। तो अभी राजकोषीय घाटा जो 2000 जीडीपी का कितना है 2024-25 के लिए, यदि राजकोषीय घाटा की बात करें तो 5.1% है। कितना है 5.1%। राजकोषीय घाटा कितना है 5.1%। पिछले वर्ष कितना था ये 2023-24 के लिए 5.8% था। 2024-25 के लिए कितना है 5.1%। ठीक है, यानी खर्चा ज्यादा है, आय कम है, सीधी सी बात यह है। तो 5.1% आपका राजकोषीय घाटा है और 5.8% का पिछले वर्ष था आपका। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया 4.5%। ये राजकोषीय घाटे से क्वेश्चन पूछ लेता है, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। वर्तमान में 5.1% राजकोषीय घाटा है, 4.5% आपका 2025-26 में और 2023-24 में, यानी पिछले वर्ष 5.8% आपका राजकोषीय घाटा होने का अनुमान था। तो बजट 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का बात की गई है और भारत के लिए प्रकृति, आधुनिक संरचना, सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत की परिकल्पना की गई है। बजट में 4 प्रमुख वर्गों, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, ध्यान रखिएगा इस बजट में 4 प्रमुख वर्गों के टारगेट किया गया, लक्षित किया गया। गरीब में सब आ जाते हैं, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, अन्नदाता में किसान, इस पे विशेष बल प्रदान किया गया है। और प्रत्यक्ष करों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो प्रत्यक्ष कर है यानी 7 लाख रुपए तक किसी को कोई भी टैक्स नहीं देना है। और साथ ही देखिए अभी 2024 का डेटा है कि जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है वो दोगुना हो चुका है, 1.66 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन भारत सरकार का हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष पक्ष हैं। देखो और बहुत सारी बातें हैं बजट को लेकर। बजट को लेकर मेरे अलग सेक्शन है, अलग मैंने ये आपको आजाद ईश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमी वाला जो आपका प्लेलिस्ट है वहां पे आपको बजट का वीडियो मिल जाएगा। तो मैंने बजट का अलग से वीडियो बना दिया, बट फिर भी जो बेसिक आपको पता है, एक तो राजकोषीय घाटा पता होना चाहिए 2024-25 के लिए 5.1%, 2025-26 के लिए 4.5%, बजट का आकार 47.66%। ठीक है, क्योंकि इस बजट में बहुत ज्यादा चीजें कुछ नहीं थी, तो मुख्य बातें मैंने आपकी लिख दी हैं। ठीक है, और 2023-24 पिछले वर्ष 5.8%, तो 5.8% से इस बार घट के 5.1%, अगले बार 4.5% 25-26 में, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। 4 प्रमुख वर्ग, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता के लिए विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। अब सरकार ने इसमें अपनी उपलब्धियां बताई हैं, वो मैं बजट वाले वीडियो में आप एक बार देख लेना, वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। अब चलते हैं प्रमुख सूचकांकों की तरफ। बहुत सारे प्रमुख सूचकांक है यहाँ पे। ठीक है, एक तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 है। हमें तो ये बताया जाता है कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है, लेकिन एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये कह रही है कि भारत में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। कितना बढ़ गया है देखो, पिछली बार हम 50वें नंबर पे थे, इस बार हम 93वें नंबर पे जा चुके हैं। भारत की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। नंबर 1 पे डेनमार्क है, सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है। भारत की रैंक 93 हो चुकी है, 85 से 93 पहुंच गए हम। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 93 रैंकिंग दी गई है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है, इसमें नंबर 1 में आपका अमेरिका है, यूएसए है, और भारत 42वें नंबर पे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के अमेरिका नंबर 1 में है, भारत 42वें नंबर पे है। मानव विकास सूचकांक, ये एक भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इससे भी क्वेश्चन आपके खूब सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में स्विट्जरलैंड नंबर 1 में, भारत 134वें नंबर पे है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 134वें नंबर पे है, ये भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है,
रैंकिंग, यहाँ भी हालत खराब है। मानव विकास सूचकांक में 3 मानक होते हैं, एक तो प्रति व्यक्ति आय, दूसरा शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य। इनमें इसके आधार पे पूरी की पूरी रैंकिंग बनती है। तो मानव विकास सूचकांक 2023 के अंतर्गत भारत, 2023-24 के अंतर्गत पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड। ये यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक आपका जारी किया जाता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अगला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, नंबर 1 में फिनलैंड है, भारत आपका जो है 126वें नंबर पे, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, ठीक है, भारत 126वें नंबर पे है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 में डेनमार्क, भारत 93 नंबर पे। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में नंबर 1 में अमेरिका, भारत 42वें नंबर पे। और इसमें मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड और 134वें नंबर पे भारत। लिख लो, क्वेश्चन आएगा 100%। विश्व खुशहाली रिपोर्ट फिनलैंड नंबर 1 में और भारत आपका 126वें नंबर पे, ठीक है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 है, नंबर 1 में डेनमार्क है। मतलब देखो यहां पे क्या है, 1 से लेके 3 तक तो कोई नहीं है, 1 से लेके 3 तक तो कोई नहीं है। तो डेनमार्क आपका जो है 4वें नंबर पे, 4th स्थान पे, और भारत 7वें नंबर पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क 4थे नंबर पे, यानी 1 से 3 तक कोई है ही नहीं, और भारत 7वें नंबर पे। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 नंबर 1 अमेरिका, भारत 30वें नंबर पे। यूनिकॉर्न कंपनी को लेकर के आपका सूचकांक है। इसके बाद है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, इसमें रूस नंबर 1 पे है, भारत 10वें नंबर पे है। रूस नंबर 1 पे है, भारत 10वें नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024, नंबर 1 में अमेरिका है, भारत 4थे नंबर पे है। फायर मतलब जो आपका शस्त्र वगैरह को लेकर के है, तो फायर पावर यानी कि सेना, फायर मतलब कि आपका आयुध वगैरह, युद्ध वगैरह के लिए। तो कौन तैयार, नंबर 1 में अमेरिका है, 4थे नंबर पे भारत है। इसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 है, नंबर 1 में फ्रांस है, भारत जो है 85 नंबर पे है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, विश्व में किस देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा मजबूत है, तो नंबर 1 पे फ्रांस है, 50वें नंबर पे भारत है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, वैश्विक नवाचार, अभी 2023 का डेटा है, 24 वाला आया नहीं है। तो 2023 के अंदर नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, भारत 40वें नंबर पे है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग, एक ये रैंकिंग आती है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024, इसमें नंबर 1 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, दूसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, ठीक है। पहले नंबर पे ऑक्सफोर्ड है, दूसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। पहले नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूके की, दूसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है अमेरिका का, और फिर आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का, ठीक है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी आपका अमेरिका का ये है। नंबर 1 पे आपका कौन सा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ध्यान रखना है। और टोटल 1904 विश्वविद्यालय थे, उसमें भारत के 91 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई है। 201 से 250 के बीच में भारत विज्ञान संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपका जो बेंगलुरु में है, वही आपका यहाँ पे जगह बना पाया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक रिपोर्ट है फोर्ब्स की, विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट जारी की है फोर्ब्स ने, और इस आंकड़े के अंतर्गत जीडीपी के संदर्भ में उसने बताया है, पीपीपी के आधार पे नहीं, जीडीपी के आकार के आधार पे। नंबर 1 पे अमेरिका है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे अभी जर्मनी है, चौथे नंबर पे जापान है, और 5वें नंबर पे भारत है। सरकार बार बार कहती है ना कि हम तीसरे नंबर पे भारत को जो है ले आएंगे। अभी हमारी अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, ठीक है, बाकी सबकी बहुत ज्यादा है, तो अभी काफी काम करना पड़ेगा। नंबर 1 पे आपका कौन है, अमेरिका। दूसरे नंबर पे सरकार ने कहा कि 2027 तक हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था ले जाएंगे, और 2030 तक हम 60 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था ले जाएंगे, तब हम तीसरे नंबर पे तो आ ही जाएंगे। तो अभी भारत की स्थिति क्या है, अभी चुनाव में देखिए बड़ा चर्चा में कि हम तीसरे नंबर पे भारत व्यवस्था, पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जर्मनी, और चौथे नंबर पे जापान, 5वें नंबर पे भारत। इसके बाद है वैश्विक शांति सूचकांक 2023, ठीक है, इसमें नंबर 1 पे आइसलैंड है, और भारत 126वें नंबर पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अंतर्गत नंबर 1 पे आइसलैंड, भारत 126वें नंबर पे। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 आ चुकी है, 8वां संस्करण है इसका, ये स्वच्छ सर्वेक्षण का। स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इंदौर और सूरत नंबर 1 पर है, इंदौर लगातार आपका नंबर 1 पे, 7वीं बार नंबर 1 हुआ है इंदौर, इस बार सूरत भी साथ में है, तो इंदौर और सूरत दोनों को नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। सूरत गुजरात में, इंदौर एमपी में है। इसके बाद छावनी बोर्ड की बात करें तो महू छावनी बोर्ड एमपी को नंबर 1 मिला है। गंगा शहरों की बात करें तो वाराणसी और प्रयागराज को स्थान मिला है।
सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी में, 1 लाख से ऊपर आबादी में तो आपका सूरत और इंदौर है। 1 लाख से कम आबादी में सबसे स्वच्छ शहर है सासवाड़। सासवाड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठाना। और सबसे स्वच्छ राज्य की बात करें तो सबसे स्वच्छ राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये आपका स्वच्छ सर्वेक्षण का डेटा है, इससे भी क्वेश्चन 100% आता है। तो नंबर 1 पे इंदौर, अपना इंदौर और सूरत, ठीक है, 2 है आपके। चलिए अच्छा है, अब कंपटीशन बढ़ रहा है लगातार इस पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आपको पता है एक संरचना बनवाई गई थी नई दिल्ली में, जब G20 शिखर सम्मेलन था उसके पहले ही G20 शिखर सम्मेलन इसी में हुआ, भारत मंडपम में। तो भारत मंडपम ये जो है अभी एक पर्सन है भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडपम के अवधारणा के आधार पर ही भारत मंडपम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 जुलाई 2023 को किया गया। जुलाई 2023 में आपका ये बनके तैयार हो गया था, ठीक है। और इसके वास्तुकार कौन थे? संजय सिंह और साइमन NAF, ठीक है। ये इसके जो है आपके कौन थे? वास्तुकार थे, स्पेनिश थे आपके साइमन महोदय, ठीक है। संजय सिंह और साइमन महोदय इसके वो थे, आपके वास्तुकार थे। और इसका निर्माण जो है एक कंपनी है ससुर्जा पलोनजी एंड कंपनी लिमिटेड, इसके द्वारा किया गया है। ससुर्जा पलोनजी एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यहां पर एक ऑडिटोरियम बनाया गया जिसमें 7000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, 7000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और दिल्ली के प्रगति मैदान पे आपका ये स्थित है भारत मंडपम। इसके सामने, भारत मंडपम के सामने एक अष्ट धातु की दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, ठीक है। और नटराज की प्रतिमा को राधा कृष्णन सतपंथी के द्वारा बनाया गया है। राधा कृष्णन सतपंथी के द्वारा इसको तैयार किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में ही हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाया गया कि कोई कार्यक्रम करना है, कोई प्रोग्राम करना है तो हमारे पास एक बड़ा जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो भारत मंडपम आपका बनके तैयार हो गया है। राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, प्रमुख स्टेचू वगैरह हो गए आपके, आर्थिक परिदृश्य हो गया, अंतरिम बजट के बारे में जानकारी हो गई, सूचकांक हो गया, है ना। ये कुछ चीजें हमने देख ली। आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं? दिमाग में देखो डेटा लगातार जा रहा होगा, घबराना नहीं है, दिमाग में घबराने से कुछ नहीं होगा आपका। अब आगे चलते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विषय वस्तु में, ठीक है। अभी देखिए अभी हमने चंद्रयान 3 भेजा था ना, तो चंद्रमा पे लैंड करने वाला एक पहला निजी अंतरिक्ष यान पहुंचा है वहां पे, वो भी लैंड किया है चंद्रमा की धरती पर। इसका नाम है ओडिसियस। चंद्रयान 3 जैसे हमने लैंड कराया था वैसे ही ओडिसियस लैंड कराया गया है। और ये प्राइवेट है आपका, प्राइवेट। जैसे इसरो के द्वारा भेजा गया था चंद्रयान 3, तो ये तो सरकारी था ना, बाकी सबने भेजा तो सरकार के द्वारा भेजा गया। पहली बात, एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा भेजा गया, ओडिसियस के द्वारा, ठीक है। और 22 फरवरी 2024 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। और ये अंतरिक्ष यान किसने बनाया है? ये एक संस्था है आपकी इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा, एक कंपनी आपकी वाणिज्यिक कंपनी है IM-1 मिशन ये चला रही है। तो ह्यूस्टन USA में आपकी अवस्थित है। यह अंतरिक्ष यान आपका ह्यूस्टन USA स्थित इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा बनाया गया। इंट्यूटिव मशीन्स एक कंपनी है, इसके द्वारा इसको बनाया गया और IM-1 मिशन के तहत इसको प्रक्षेपित किया गया। और ये जो है आपका, इसमें एक आपका जो है रोबोटिक लैंडर था आपका, जिसका नाम था नोवा-C, ठीक है। इसमें एक नोवा-C रोबोटिक चंद्र लैंडर था और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में आपका अवस्थित है, मैलापर्ट क्रेटर के पास आपका इसको उतारा गया है। तो दक्षिणी ध्रुव पे लैंड कर चुका है ये भी। पहले चंद्रयान हमारा पहला था जो दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया था। और ये आपका जो है मैलापर्ट क्रेटर के पास आपका ये भी जो है उतरा है। तो कैनेडी स्पेस सेंटर स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट के तहत इसको प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट के तहत इसको कैनेडी स्पेस सेंटर के से इसको प्रक्षेपित किया गया था। तो क्या है, इसका नाम है ओडिसियस। और इसमें नोवा-C आपका एक रोबोटिक चैन लैंडर था, चंद्र लैंडर था जो वहां पर पहुंचा। और दक्षिणी ध्रुव पे आपका पहुंचा है, मैलापर्ट क्रेटर के पास आपको इसको भेजा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला निजी अंतरिक्ष यान है। और इससे पहले अमेरिका ने अपोलो मिशन, उसका जो सबसे प्रमुख मिशन है, तो काफी लंबे अंतराल के बाद ये आपका पहुंचा है वहां पे, ठीक है, प्राइवेट है। अगला चलते हैं, विश्व के 5 सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर। पहला है फ्रंटियर, अमेरिका का सबसे बड़ा
सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर, अमेरिका का। दूसरा है आपका अरोरा, अरोरा भी आपका अमेरिका का ही है, ठीक है। फ्रंटियर है, फ्रंटियर के बाद अरोरा है आपका, ठीक है। फ्रंटियर, फ्रंटियर के बाद अरोरा अमेरिका का है। दूसरा ईगल है, ईगल तीसरे नंबर पे है, ये भी अमेरिका का। टॉप 3 में तो तीनों अमेरिका के हैं सुपर कंप्यूटर, फ्रंटियर, अरोरा, ईगल। चौथे नंबर में फुगाकू है, फुगाकू जापान का है। और 5वें नंबर पे लूमी है फिनलैंड की, ठीक है। ये तो विश्व के 5 हो गए। भारत के पास भी अपना खुद का क्या है? सुपर कंप्यूटर है। तो भारत के टॉप 5 सुपर कंप्यूटरों में बात करें तो नंबर 1 पे जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है सबसे ज्यादा एरावत, एरावत। ये आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आपका सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर ये पुणे में CDAC एक संस्था है, वहां पर अवस्थित है। CDAC पुणे में स्थापित एरावत है। तो भारत का एरावत है, विश्व का फ्रंटियर है। फ्रंटियर अमेरिका का पड़ता है, ठीक है। तो एरावत आपका भारत का सबसे द्रुततम सुपर कंप्यूटर है, AI आधारित है। इसके अलावा टॉप 500 में 4 है टोटल। एक तो एरावत हो गया, दूसरा परम सिद्धि हो गया, चौथा आपका प्रत्यूष हो गया, चौथा मिहिर हो गया। तो एरावत, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर, ये 4 सुपर कंप्यूटर आपके टॉप 500 विश्व में आते हैं आपके। क्लियर है, स्पष्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगातार धीरे धीरे बड़े स्तर पे जो है कार्य कर रही है। तो अब जो है हर चीज, रोबोट्स आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं हर एक सेक्टर पे चैट GPT आ चुका है। तो अभी जो है प्रथम वैश्विक AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रथम वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और ये कहां किया गया? यूके के ब्लेचले पार्क में, यूनाइटेड किंगडम के ब्लेचले पार्क में प्रथम AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें भारत भी पहुंचा, ठीक है। 28 देश टोटल पहुंचे थे। EU ने भी इसमें हिस्सा लिया। और इसमें एक ब्लेचले आपका घोषणा, डिक्लेरेशन आपका जारी किया गया है। ब्लेचले डिक्लेरेशन पे भारत ने हस्ताक्षर भी किए। इसका उद्देश्य क्या है? AI से संबंधित जितने भी जोखिम है उनको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाए? सर्कुलेट किया जाए, सभी को साझा किया जाए, सबको जानकारी दी जाए और इन जोखिमों का उपाय निकाला जाए, ठीक है। इन जोखिमों का एक साझा वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित समझ विकसित की जाए। क्योंकि अब AI आ तो चुका है, लेकिन AI के बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, है ना। मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसको लेकर ये पूरा का पूरा जो है आपकी बात की गई है। इसके बाद है आपकी KG परियोजना, KG बेसिन। ये तो हो गया AI का पहला शिखर सम्मेलन, यूके के ब्लेचले में हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ब्लेचले का, तो यदि पूछा जाए तो आप जरूर से जरूर इसको करिएगा, बताइएगा, ठीक है। तो KG परियोजना 7 जनवरी 2024 को एक महारत्न कंपनी है, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। KG परियोजना आप सभी को पता है, KG बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है। यहां पर बहुत सारा पेट्रोल पाया गया है। तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU है, ONGC, ठीक है। तो ONGC के द्वारा यहां से अब पेट्रोल निकालना चालू किया गया है, ठीक है। तो KG परियोजना के अंतर्गत 7 जनवरी 2024 को महारत्न कंपनी ONGC के द्वारा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन से पहली बार तेल निकाला गया। कब? जनवरी 2024 में, ठीक है। और 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा KG बेसिन से पहला कच्चा तेल वाहक पोत, एक हमारा तेल वाहक पोत है जो तेल लेकर के हर जगह जाता है, उसका नाम है स्वर्ण सिंधु। स्वर्ण सिंधु, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंधु क्या है? आपका कच्चा तेल वाहक पोत है जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद भरा जाता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो स्वर्ण सिंधु को जो है हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया, ठीक है। तो KG बेसिन से भी पेट्रोल निकालना चालू किया गया। कृष्णा गोदावरी बेसिन में पेट्रोल मिले थे और उसको निकालना चालू कर दिया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? चलिए, एक खेल पुरस्कार है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, बहुत बड़ा खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। वैसे तो पुरस्कारों की अलग से मैंने पूरी लिस्ट ली है, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मेजर ध्यानचंद खेलचंद पुरस्कार। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोलते थे, अब इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। 2023 का जो दिया गया है, दोनों बैडमिंटन खिलाड़ियों को दिया गया है, चिराग शेट्टी को और सात्विक साई राज रंकी रेड्डी को, ठीक है। सात्विक साई, बस इतना, सात्विक साई राज, इतना याद कर लीजिए। दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, चिराग शेट्टी को दिया गया है, सात्विक साई राज को दिया गया है, ठीक है। पूरा नाम सात्विक साई राज रंकी रेड्डी है, ठीक है। तो इनको क्या दिया गया है?
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को दिया गया। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन बन रहा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि अब हम स्वच्छ ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और क्लीन एनर्जी में आपका परमाणु ऊर्जा भी उसका एक आधार है। 31 अगस्त 2023 को एक विज्ञप्ति जारी की गई और भारत का पहले स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता, यानी भारत ने खुद इसको बनाया है। अभी तो पहले विदेशियों से हम हमेशा जो है मदद लेकर के जो है परमाणु ऊर्जा स्थापित कर रहे थे। जैसे तमिलनाडु में कुडक्कुलम में रसिया ने सहयोग किया है, कहीं ब्रिटेन ने, कहीं चाइना ने, कहीं चाइना नहीं, अमेरिका ने, फ्रांस ने, इन सभी देशों ने सहयोग किया है। तो अभी पहला स्वदेशी आपका बनाया गया है, पहली बार भारत ने खुद डेवलप किया है। काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाई 3 आपकी बनाई गई है, 700 मेगावाट की क्षमता है आपकी और इसका परिचालन प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाई 3 भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत में 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका लग चुका है। ठीक है, मैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अलग से जनरल स्टडी वाले टॉपिक में आपको पढ़ा दूंगा सारे के सारे। तो भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका लागू हुआ है। इस प्रकार से भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता बढ़ के कितनी हो चुकी है? 7,480 मेगावाट। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत की टोटल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता 7,480 मेगावाट और भारत का 23वां परमाणु रिएक्टर आपका काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में आपका स्टार्ट हुआ ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगला चलते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र। 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के केंद्र में उद्घाटन किया। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन किसने किया? 4 मार्च 2024 को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना के केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र कहां प्रारंभ किया गया? पटना में नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया। डॉल्फिन हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र आपका पटना में स्थापित किया गया है। ठीक है, और भारत और एशिया का पहला ये डॉल्फिन अनुसंधान के तौर पे आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला डॉल्फिन शोध केंद्र के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। अगला चलते हैं, नेक्स्ट अगला टॉपिक है 3 फरवरी 2024 को विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना का एक पोत है जिसका नाम है INS संधायक। ये एक सर्वेक्षण पोत है आपका। ठीक है, 3 फरवरी 2024 को विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना का पोतगा, ठीक है, एक समारोह आयोजित किया गया और INS संधायक को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। इसको बनाया किसने? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। ये एक सर्वेक्षण पोत है, सर्वे करने वाला पोत है और ये पहला पोत अभी आया है। टोटल 4 पोत आपके बनने हैं। INS संधायक आ चुका है, INS संधायक के बाद INS निर्देशक आएगा, INS इच्छक आएगा और INS संशोधक आएगा। ठीक है, ये चारों पोत आपके बन रहे हैं जिसमें पहला आपका नेवी के पास भेज दिया गया, नौसेना को दे दिया गया है INS संधायक। ये आपका एक सर्वेक्षण पोत है, सर्वे पोत है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका INS निर्देशक, INS शिक्षक, INS संशोधक, ये 4 और आएंगे। इसके बाद एक INS इम्फाल भी भारतीय नौसेना में अभी शामिल किया गया है। ठीक है, ये पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पे पड़ा है। आज तक अभी नॉर्थ ईस्ट के शहर के नाम पे कोई पोत नहीं था। विशाखापट्टनम वगैरह, INS विशाखापट्टनम में सब साउथ वगैरह के नाम पे काफी थे। तो पहला पोत है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के किसी पोत के नाम पे पड़ा है। ठीक है, और इस परियोजना के तहत जो है कई सारे पोत आपके बनाए जा रहे हैं। तीसरा युद्ध पोत है, पहला तो INS विशाखापट्टनम बनाया गया था, दूसरा INS मुर्मू गोवा बनाया गया, तीसरा INS इम्फाल है और INS सूरत अभी आना बाकी है। तो सारे शहरों के नाम पे ही है, विशाखापट्टनम, मुर्मू गोवा, गोवा में पड़ता है आपका ये बंदरगाह है, और इसके बाद INS इम्फाल हो गया, INS सूरत हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका जो है कुछ डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें थी। अगला चलते हैं COP28 जलवायु परिवर्तन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हर वर्ष होता है आपका। इसका आयोजन इस बार दुबई UAE में किया गया था, COP28 का 2023 में। इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करना।
जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो चुनौतियां हैं आपकी जलवायु परिवर्तन को लेकर, उसका समाधान करना, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जलवायु परिवर्तन के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाना, इन सब को लेकर के काम करना। ठीक है, तो COP28 का आयोजन कहां हुआ था? दुबई में। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनेगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना, 2050 तक शुद्ध। अब इसमें क्या क्या बातें हुई, क्या क्या उपलब्धियां हुई? पहली बात इसमें हुई कि 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है कि पूरे विश्व का वैश्विक शुद्ध शून्य कार्बन हो जाए, 2050 तक यह लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रथम वैश्विक स्टॉकटेक पर सहमति हुई है, वैश्विक स्टॉकटेक पर सहमति हुई है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वर्ष 2019 के स्तरों की तुलना में 2030 तक 43% की कटौती करनी है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस में कटौती करनी है। 2019 के स्तर की तुलना में 2030 तक जो है कितना परसेंट? 43% कमी करनी है। वैश्विक तापमान को 1.5% तक सीमित करना है, वैश्विक तापमान 1.5% से ज्यादा ना बढ़े, वहीं तक इसको रोक देना है। नवीकरणीय ऊर्जा को तिगुना करना है, परमाणु ऊर्जा को 3 गुना करना है। नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इनको 3 गुना करने की घोषणा है। और विश्व बैंक की देखरेख में एक हानि एवं क्षति कोष को बनाया गया है। ठीक है, एक लॉस एंड डैमेज फंड आपका बनाया गया है वर्ल्ड बैंक के उसमें, तो एक ये भी आपका इसके अंतर्गत बनाया गया है। इससे पहले COP27 2022 में शर्म एल शेख में हुआ था, मिस्र में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है? COP27 आपका शर्म एल शेख में, मिस्र में हुआ। अगला चलते हैं गुप्तेश्वर वन। ये उड़ीसा में वन है आपके। गुप्तेश्वर वन कहां पर है? उड़ीसा में। तो 9 फरवरी 2024 को उड़ीसा सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और उस अधिसूचना के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। किसको? गुप्तेश्वर वन को। तो गुप्तेश्वर वन बन चुके हैं जैव विविधता विरासत स्थल। अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको जो है घोषित किया गया है और इस प्रकार से भारत में टोटल 45 जैव विविधता विरासत स्थल हो चुके हैं। ये उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल था गुप्तेश्वर वन। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। भारत में टोटल अब 80 रामसर संधियां स्थल हो चुके हैं। टोटल कितने हो चुके हैं? 80 आर्द्र भूमि हो चुकी हैं भारत में, जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित है। तो आर्द्र भूमियां जो है रामसर, अब इस समय के अनुसार आप सभी जानते हैं जो दलदल होता है, स्थल और जल के बीच का संक्रमण भाग, नमी युक्त भाग, जहां पानी भरा रहता है, जल का जमाव रहता है, दलदली क्षेत्र होता है, उसको हम आर्द्र भूमि कहते हैं, नमी युक्त भूमि कहते हैं। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में जल भरा होता है ना, दलदली क्षेत्र होता है, इनको आर्द्र भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई और उस विज्ञप्तियों के तहत 5 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें से पहला है अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, कर्नाटक की है। ये 5 की 5 साउथ की है, मैं टोटल 5 बता रहा हूं। ठीक है, पहला है अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, कर्नाटक। दूसरा अगनासनी एस्चुरी, ये भी कर्नाटक की। अगनासनी नदी आपकी जब अरब सागर में मिलती है तो एस्चुरी बनाती है, तो अगनासरी एस्चुरी, इसको भी किया गया है। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, ये भी कर्नाटक का है। इसके बाद कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के 2 है, कर्नाटक के 3 है। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, अगनासनी एस्चुरी कर्नाटक, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, और इसके बाद आपका जो है लॉन्गवुड सेलर रिजर्व आपका कर्नाटक। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में ही है, 16 रामसर स्थल है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 10 है यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो पिछला बजट था आपका 2023-24 का बजट था, उसमें अमृत धरोहर योजना प्रारंभ की गई थी। अमृत धरोहर योजना की घोषणा की गई थी और यह घोषणा आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने के साथ साथ जैव विविधता, कार्बन स्टॉक तथा पर्यावरण पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से अमृत धरोहर योजना प्रारंभ की गई थी। तो अमृत धरोहर योजना भी आपकी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ की गई है। टोटल 80 रामसर स्थल हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने नाम बता दिए। अगला चलते हैं, अभी जो है जनवरी 2024 में पेंच बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक विस्तृत है। मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र तक थोड़ा इसका विस्तार है। तो पेंच बाघ अभ्यारण्य में भारत की पहली डार्क
भारत की पहली डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया इसको, किसको? पेंच बाघ अभ्यारण्य को। यहां पर एक रात्रि वेधशाला स्थापित की गई है। यहां पर क्या किया गया? एक वेधशाला स्थापित की गई है और इस वेधशाला में खगोल विज्ञान से जुड़ी हुई चीजों को इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। उसका खगोल विज्ञान से जुड़े हुए शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें जो है आपका जो भी खगोल विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं वो इसका जो है लाभ ले पाएंगे। साथ ही प्रकाश प्रदूषण इन सब चीजों को खत्म करने का भी प्रयास करेंगे। तो एक आपकी डाई स्कार जो है ये पूछ ले, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहां बनाया गया है? पेंच बाघ अभ्यारण्य में, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आपका स्टैब्लिश है। ठीक है, भारत के शीर्ष 5 प्रदूषित शहरों की बात करें, एक आपकी अभी रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के तहत, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? CREA के द्वारा जारी किया गया, एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन है CREA। इसके द्वारा भारत के 5 प्रदूषित शहरों की सूची दी गई है, जिसमें सबसे प्रसूदित है आपका बर्नीहाट। बर्नीहाट कहां पड़ता है? मेघालय में। तो बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहर है मेघालय में। दूसरे नंबर पे है बेगूसराय, ये बिहार का है। तीसरे नंबर पे ग्रेटर नोएडा है उत्तर प्रदेश का। चौथे नंबर पे श्री गंगानगर राजस्थान और 5वें नंबर पे छपरा बिहार। तो ये 5 सबसे प्रदूषित शहरों में से बर्नीहाट सबसे ज्यादा प्रदूषित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बर्नीहाट आपका मेघालय में अवस्थित है। ठीक है, तो बर्नीहाट सबसे प्रदूषित है मेघालय में, फिर आपका बेगूसराय, फिर आपका ग्रेटर नोएडा, फिर आपका गंगानगर राजस्थान, छपरा बिहार। यहां पर ये आपका एक अनुसंधान संगठन के तौर पे है। सबको स्पष्ट है, सबको क्लियर है? देखिए अभी क्या क्या हो गया आपका, राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य हो गया, आर्थिक परिदृश्य हो गया, सूचकांक हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, पर्यावरण परिदृश्य हो गया। अब आगे हमारा खेल परिदृश्य और पुरस्कार और नियुक्तियां, ये 3 आपके तथ्यात्मक विषय वस्तु आपकी हैं। निश्चित तौर पर चीजें आपको समझ में आ रही हैं। कंटेंट काफी ज्यादा है, कंटेंट लेकिन सारगर्भित है, परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। तो चलिए अब हम देखेंगे खेल परिदृश्य। अब हम सभी एक बार खेल परिदृश्य, पुरस्कार और नियुक्तियां देखेंगे। तो खेल परिदृश्य में देखिए सबसे पहला है अभी महिला प्रीमियर लीग, जैसे IPL होता है वैसे ही WPL का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है। महिला प्रीमियर लीग 2024, इसका दूसरा संस्करण आपका आयोजित हुआ 23 फरवरी 2024 से 17 मार्च 2024 तक। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग का, और इसकी विजेता है RCB। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर महिला जो टीम है, और उप विजेता है दिल्ली कैपिटल। सर्वाधिक रन यानी ऑरेंज कैप किसको मिला? एलिस पेरी को। ये RCB से जुड़ी हुई थी एलिस पेरी, इन्होंने 347 रन बनाए तो इनको ऑरेंज कैप मिला। इसके बाद सर्वाधिक विकेट लेने वाला पर्पल कैप आपका, ये भी RCB की है, श्रेयांका पाटिल। ठीक है, इन्होंने 13 विकेट लिए थे, इनको पर्पल कैप मिला। और इसके बाद जो है ये तो 3, ठीक है, जीता कौन? रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर महिला टीम, उप विजेता दिल्ली कैपिटल, और ऑरेंज कैप आपका एलिस पेरी को और पर्पल कैप आपका श्रेयांका पाटिल को। ठीक है, इसके बाद ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप आपका हुआ था, पुरुष विश्व कप हुआ था 2024 में। ये आपका 19 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2024 तक था, और ये आपका 50-50 ओवर वाला था, अंडर 19। ठीक है, अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 आपका हुआ 50-50 ओवर वाला। इसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई। इस बार जो आपका वर्ल्ड कप था पिछले वर्ष 2023 में था, वो भी ऑस्ट्रेलिया जीती थी। अंडर 19 वाला भी ऑस्ट्रेलिया जीत गई, उप विजेता भारत था। ठीक है, सर्वाधिक रन किसने बनाया? उदय सहारन, ये याद रखिएगा, ये कप्तान है आपके, 397 रन बनाए उदय सहारन ने, भारतीय कप्तान है अंडर 19 टीम के उदय सहारन। ठीक है, और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ किताब तथा सर्वाधिक विकेट प्राप्त करने वाले कोएना मफाका दक्षिण अफ्रीका के थे, 21 विकेट लिए इन्होंने। तो सबसे ज्यादा मतलब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का किताब भी नहीं मिला है, सर्वश्रेष्ठ विकेट प्राप्त करने वाले ही यही है, कोएना मकाफा। ठीक है, कोएना मफाका दक्षिण अफ्रीका के। इसके बाद देखिए प्रो कबड्डी लीग आपकी होती है, जैसे अब तो लीग बहुत सारी, हर एक सेक्टर में लीग है। तो प्रो कबड्डी लीग आपकी 2023 की जो हुई थी, 2023-24 की, ये सीजन 10 है इसका प्रो कबड्डी लीग का। 2 दिसंबर 2023 से चालू हुई थी और 1 मार्च 2024 तक आपकी चली। इसमें जो है आपके 12 टीमें थी टोटल और 137 मैच हुए थे। इसमें जीती कौन? पुणे दी पल्टन। इसमें पुणे दी पल्टन आपकी जीती और ये इनका पहला किताब था। उप विजेता हरियाणा स्टीलन रही। ठीक है, तो हरियाणा स्टीलर्स
आपके उपविजेता रहे। तो पुणे दी पल्टन यानी पुणे वाली टीम आपकी जीती है, पुणे दी पल्टन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है पहला बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप, यानी कि जो वाटर प्रतियोगिताएं होती हैं, एक्वेटिक प्रतियोगिताएं होती हैं, जल से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं होती हैं, ये आपकी हुई पहला बिम्स्टेक कंट्रियों को लेकर ये पहला था। तो ये नई दिल्ली में आपका हुआ, ठीक है, एक्वेटिक चैंपियनशिप मेजबान दिल्ली में हुआ। और भारत सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक 19 स्वर्ण पदक के साथ नंबर 1 में रहा। दूसरे नंबर पे थाईलैंड, तीसरे नंबर, ठीक है, 2 आपको याद रखना है, नंबर 1 इसमें भारत रहा 19 स्वर्ण पदक, ठीक है, दूसरे नंबर पे थाईलैंड। पहला बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसके बाद छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, ठीक है, ये आपका 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच में हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र नंबर 1 रहा इसमें, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे हरियाणा। यूपी 7वें नंबर पे था आपका, यूपी 7वें नंबर पे था, यूपी 7वें नंबर पे था, ठीक है। तो छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका ये हो गए। और यूपी का सर्वश्रेष्ठ एथलीट वृत्ति अग्रवाल को दिया गया है, ठीक है, माफ करिएगा, सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन रहा है इसमें? वृत्ति अग्रवाल, तेलंगाना के हैं आपके। सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन थे? वृत्ति अग्रवाल, तेलंगाना। नेक्स्ट है आईसीसी के अभी पुरस्कार दिए गए हैं 2023 के, आईसीसी पुरस्कार 2023। सर्वश्रेष्ठ पुलिस खिलाड़ी पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया, ये नाम भूलेंगे नहीं आप लोग क्योंकि वर्ल्ड कप में इन्होंने ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। आईसीसी पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, ठीक है, महिला खिलाड़ी कौन है? नेट साइबर ब्रंट, ये इंग्लैंड की है आपकी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पैट कमिंग्स को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का नेट साइबर, ये इंग्लैंड की है। आईसीसी 2023 के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी विराट कोहली को मिला है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पुरुष श्रेणी में पुरुष अलग है, महिला अलग है। तो आईसीसी 2023 के सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली, ठीक है। और महिला में आपकी चमारा अटापट्टू है श्रीलंका की, महिला में चमारा अटापट्टू श्रीलंका की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी वनडे की। आईसीसी T20 के सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कौन है? पुरुष में सूर्य कुमार यादव, ठीक है। आईसीसी T20 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन से हैं? पुरुष में आपके सूर्य कुमार यादव, ठीक है। और यदि हम महिला की बात करें तो हेली मैथ्यूज है, महिला हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की है, ठीक है, महिला में हेली मैथ्यूज है वेस्ट इंडीज की। आईसीसी 2023 की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी पुरुष में कौन है? उस्मान ख्वाजा, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। उस्मान ख्वाजा कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो उस्मान ख्वाजा सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी हैं आपके, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपका दिया गया इस बार का 53वां दादा साहब पुरस्कार आपका जो मिला वहीदा रहमान को दिया गया 2023 का। दादा साहब फाल्के फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, वहीदा रहमान को मिला। किसको मिला? वहीदा रहमान को। और 2022 का आशा पारिक को मिला था 52वां, और 53वां जो है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको? वहीदा रहमान को। अब कुछ प्रमुख पुरस्कार सारे देख लेते हैं। एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को मिला इस बार। एक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए, और दूसरा आपका गीतकार गुलजार को उर्दू के लिए, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8 है उसमें जो 22 भाषाएं उन सभी को और प्लस अंग्रेजी को टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत को और गीतकार गुलजार, ठीक है, उर्दू को, ठीक है। तो इस बार 2 लोगों को दिया गया, आमतौर पे एक ही को दिया जाता है, इस बार 2 को दिया गया 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका 24 भाषाओं में दिया जाता है। भारतीय संविधान की 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में है, प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी, ठीक है। तो इसमें से नंबर 1 में संजीव है, हिंदी में संजीव, हिंदी का किसको मिला? संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। अंग्रेजी का किसको मिला है? नीलम शरण गौर को, इनका उपन्यास है रेक्यूम इन रागा, इनको मिला इसको। हिंदी का किसको मिला है? संजीव को, ठीक है। अंग्रेजी का मिला है नीलम शरण गौर को, और संस्कृत का मिला है अरुण रंजन मिश्र को, ठीक है। इनकी एक कविता है शून्य मेघ गानम, ठीक है। तो ये 3 याद रखिएगा, एक तो हिंदी का संजीव को मुझे पहचानो, ये पूछा जा सकता है। अंग्रेजी का नीलम शरण गौर रेक्यूम इन रागा, और संस्कृत का अरुण रंजन मिश्र को शून्य मेघवान, ठीक है, मेघगानम कविता के लिए। और उर्दू का मिला है सादिका नवाब शहर को, ठीक है, उर्दू का मिला है सादिका नवाब शहर को। इनकी एक कविता है राजदेव की अमराई,
ठीक है, तो हिंदी वाला संजीव तो जरूर ध्यान रखना, और ये दोनों याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार में से पूछा जा सकता है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को। ठीक है, ज्ञानपीठ 23 भाषाओं में दिया जाता है और साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 22 प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार भी इस बार दिए गए हैं 2024 के। कर्पूरी ठाकुर, इनको जननायक भी कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार, तो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं मरणोपरांत, कर्पूरी ठाकुर जी को भी मरणोपरांत दिया गया है, और लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी को मरणोपरांत दिया गया है, और MS स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। कृषि वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति के प्रणेता थे आपके। ठीक है, तो 5 लोगों को इस बार का भारत रत्न पुरस्कार मिला है। सौंदर्य प्रतियोगिताएं कुछ हैं, जैसे मिस वर्ल्ड 2024, ये पुरस्कार गया है क्रिस्टीना पिज़्ज़ुकोवा को। क्रिस्टीना पिज़्ज़ुकोवा, ये चेक गणराज्य की हैं, चेक रिपब्लिक की हैं, इनको मिला है मिस वर्ल्ड पुरस्कार 2024। ठीक है, मिस अमेरिका 2024 मिला है मेडिसन मार्स को, ये अमेरिका की हैं। मिस इंडिया USA 2023 ये मिला है रिजुल मैनी को, ये भारतीय अमेरिकी हैं। मिस यूनिवर्स 2023 72वां मिला है सेनिस पलासियोव को, योस को, निकारागुआ की हैं। सेनिस पलासियोस निकारागुआ की हैं आपकी, सेनिस पलासियोस निकारागुआ की हैं। ठीक है, मिस यूनिवर्स इनको मिला है। और फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता को मिला है। फेमिना मिस इंडिया पुरस्कार, फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिना गुप्ता को मिला है। ठीक है, इसके बाद ऑस्कर पुरस्कार 96वां ऑस्कर पुरस्कार ये किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिला है ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला है ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को। ओपेनहाइमर के हैं क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। ठीक है, ओपेनहाइमर के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को मिला है किलियन मर्फी को। ओपेनहाइमर के ये भी हैं, किलियन मर्फी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है एमा स्टोन को। पुअर थिंग करके पुस्तक वो है, इनकी फिल्म है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी ओपेनहाइमर, ऑस्कर 96वां ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओपेनहाइमर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन पुअर थिंग के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, ये भी ओपेनहाइमर के हैं। ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है 20 डेज इन मारियोपोल। 20 डेज इन मारियोपोल ये एक आपकी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग आपका मिला है बॉर्बी के सॉन्ग को, जो ये आपका बना है बॉर्बी सॉन्ग। ठीक है, वो भी और भी सॉन्ग, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार 5 लोगों को मिला है। 5 लोगों को ही आपका भारत रत्न मिला है, 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। पहला मिला है आपका वैजयंती माला को, कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु की है। दूसरा आपका चिरंजीवी को मिला है, आंध्र प्रदेश के हैं, कला के क्षेत्र में। एम वेंकैया नायडू जी भी आंध्र प्रदेश से हैं। वैजयंती माला तमिलनाडु, चिरंजीवी आंध्र प्रदेश, वेंकैया नायडू जो है आपके आंध्र प्रदेश से थे। बिंदेश्वर पाठक सामाजिक क्षेत्र में, इन्होंने सुलभ शौचालय के फाउंडर हैं आपके, बिहार से हैं आपके। पद्मा सुब्रमण्यम ये भी तमिलनाडु की हैं। तो 5 लोगों को मिला है। वैजयंती माला कला के क्षेत्र में, चिरंजीवी कला के क्षेत्र में, समाज कार्य के क्षेत्र में आपके, लोक सेवा के क्षेत्र में एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक समाज सेवा, और पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 110 लोगों को पद्म श्री मिला है। इन सबके नामों को आप बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पुरस्कार हो गए आपके। ठीक है, जो प्रमुख पुरस्कार आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैं कुछ नियुक्तियां आपको बताने वाला हूं, प्रमुख नियुक्तियां, इनको देख लीजिए ध्यान से। भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। बड़े ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं, मेरे फेवरेट व्यक्ति हैं। मतलब आप सोच सकते हैं DY चंद्रचूड़ जी मतलब इतने इंस्पायर करते हैं, कभी आप इनको देखिएगा। और अपने आप में जब न्यायपालिका का देखिए एक बहुत बड़ा हमारे देश में योगदान है, हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान के रक्षक के तौर पे। और इस तरीके के व्यक्तित्व जब न्यायपालिका में CGI के पद पे होते हैं तो अपने आप में बहुत खास है। बाकी जो जितने भी न्यायाधीश हैं, सारे के सारे न्यायाधीश अपने आप में व्यक्तित्व के धनी होते हैं, लेकिन कई बार जैसे DY चंद्रचूड़ जी से मैं बहुत प्रभावित हूं। तो DY चंद्रचूड़ जी ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं 50वें। महान्यायवादी
आर वेंकट रमणी 16वें महान्यायवादी हैं। इस समय कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आर वेंकट रमणी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी, ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। नीति कुमार के उपाध्यक्ष हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। लोकपाल कौन है भारत के? प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल कौन है भारत के? प्रदीप कुमार मोहंती, ध्यान रखिएगा। 16वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है और इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया साहब। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया साहब। इससे पहले 15वां वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष थे आपके NK सिंह, ठीक है। इस समय ईडी का नाम बहुत चर्चा में रहता है, तो ईडी के प्रभारी निर्देशक कौन है? राहुल नवीन। राहुल नवीन ईडी के प्रभारी निर्देशक है राहुल नवीन। कैग हमारे कौन है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे कैग हैं, ठीक है। इसके अलावा 22वां विधि आयोग जो आपका बनाया गया है उसके अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। 22वां विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 22वें विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी। अभी देश में चुनाव चल रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। 25वें आपके हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? राजीव कुमार जी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। महालेखा महानियंत्रक कौन है? CGA। एक तो होता कैग, कैग हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है। और महालेखा महानियंत्रक कौन है? SS दुबे साहब। कौन है? SS दुबे साहब। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? VR चौधरी। हमारे देश के वायुसेना अध्यक्ष, सर्वोच्च सेनापति तो देश की राष्ट्रपति होती है, ठीक है, ठीक है। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? VR चौधरी, ये ध्यान रखिएगा। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे, ध्यान रखिएगा, थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। तो वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष, इन्हीं की अध्यक्षता में अभी चंद्रयान 3 गया था, आदित्य 11 मिशन सूर्य के लिए गया था आपका, ठीक है। इसके बाद आपका DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। इसके बाद आपका ICC अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो आपका है, ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं आपके, ग्रेग बार्कले आपके न्यूजीलैंड के ICC के अध्यक्ष, ठीक है। ICC के CEO कौन है? जियोफ एनार्डिस। जियोफ एलार्डिस ये अध्यक्ष हैं आपके, ठीक है। ICC के CEO हैं जियोफ एलार्डिस। इसके बाद एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, ACC के अध्यक्ष है जय शाह, अमित शाह जी के बेटे। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं जय शाह। BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी है BCCI के अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद जो है RBI के गवर्नर कौन है? हमारे शक्तिकांत दास जी। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जी। एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, ये भारतीय अमेरिकी हैं आपके, भारतीय मूल के हैं अजय बंगा साहब। IMF चीफ कौन है इस समय? IMF के प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टोनिला जॉर्जीवा। क्रिस्टोनिला जॉर्जीवा ये IMF की चीफ है आपकी। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम ये आपके WHO के जो है महानिदेशक हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? PT उषा। PT उषा उड़न परी बोलते थे एक समय, ठीक है। PT उषा जी आपकी जो है भारतीय ओलंपिक संघ की हैं। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। भारत की पहली महिला फाइटर शिवांगी सिंह। नौसेना की पहली महिला पायलट भी शिवांगी जोशी हैं, दोनों अलग अलग हैं। शिवांगी सिंह आपकी भारत वायुसेना की महिला फाइटर हैं, आपकी महिला फाइटर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की महिला फाइटर कौन है? शिवांगी सिंह जी। और नौसेना की महिला पायलट कौन है? शिवांगी जोशी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला वकील जो जज बनी, ठीक है, इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। अब तो ये रिटायर हो चुकी हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला जज हैं। तो पहली महिला, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की पहली जज फातिमा बीबी हैं, ठीक है, लेकिन पहली जो वकील जज बनी वो बनी आपकी इंदु मल्होत्रा, ठीक है। तो इंदु मल्होत्रा जी हैं। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रंजक हैं।
भारतीय पहली महिला सूबेदार प्रीति रंजक जी हैं और लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर गीता राणा है। लद्दाख में अब तो महिलाएं हर क्षेत्र में आपकी फाइटर प्लेन भी चला रही हैं। शिवांगी सिंह है ना, शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई। तो अब हर जगह आर्मी में, सेना में, डिफेंस में, बड़े बड़े पदों में, देश की पहली राष्ट्रपति के तौर पे, विश्व के बड़े बड़े पदों में हर जगह पे महिलाओं का स्थान उच्च स्तर पर है। तो ये आप सभी का करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो था। लगभग आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें कवर कर दिए मैंने। राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया, इतने सारे टॉपिक, आर्थिक परिदृश्य, बजट, अंतरिम बजट, सूचकांक हो गया आपका, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, पर्यावरण हो गया, ठीक है, खेल परिदृश्य हो गया, पुरस्कार हो गया, नियुक्तियां हो गई। अब इसको 2 से 3 बार देखने का काम आपका है। 2 से 3 बार इसे देखिए और आत्मसात करिए। आपको ये सारे टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएंगे 2 से 3 बार देखने से। बहुत आसान भाषा में मैंने पूरे टॉपिक को आपके साथ बताया है। आप सभी लोग अच्छे से इसको देखिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि सेशन आपको कैसे लगा और इस मतलब आवाज आपको सही से सुनाई दे रही है, वॉइस का तो कोई इशू नहीं है। बाकी इसको अपने मित्रों के साथ साझा करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, फेसबुक पेज पे इसको पोस्ट करिए और अपने जहां भी आप जुड़े हैं, टेलीग्राम में जुड़े हैं, इंस्टाग्राम में जुड़े हैं, जहां भी जुड़े हैं, एक बार इसको साझा जरूर करिएगा ताकि, और आप कमेंट भी कर सकते हैं दूसरे चैनलों में जाकर के। तो ये मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए बहुत सहयोग हो जाएगा सब तक पहुंचने के लिए। बाकी मास्टर वीडियो की सीरीज आपकी आती रहेगी। अगला अंक जल्दी आप लोगों का आएगा, करंट अफेयर्स का अगला अंक जल्दी लेकर आऊंगा। बाकी आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। 15 मई 2024 तक का करंट अफेयर्स ये था। अगला अंक जल्द में लेकर आऊंगा। एग्जाम से पहले ही मेरी कोशिश है कि एक और अंक ले आऊं और इसके बाद हर एग्जाम से पहले आएगा आपका जो भी एग्जाम होगा, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताइए और मेरे साथ जुड़े रहिए। साथ ही संस्थान के साथ जुड़कर समग्रता से पढ़िए, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और मास्टर वीडियो की श्रृंखला से हमेशा लाभान्वित हो रही है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, चयनित होना है इसके लिए संकल्पित रहिए और मेरे साथ मेहनत करते रहिए। आजाद इस एकेडमी का के साथ अपना साथ बना के रखिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।